द फर्स्ट लेजेंडरी बीस्ट मास्टर। अध्याय 371 राय की प्राथमिकताएं। राय की असली चिंता यह नहीं थी कि कैसे सभी को पता चले कि कौन कौन से शिकार उसके हैं, ये तो सभी को पहले से ही स्पष्ट था। उसके दिमाग में जो बात सबसे ज्यादा घूम रही थी वह ये थी कि वह रॉयल रैंक बनने वाली थी और वह खुद को उतना प्रभावशाली महसूस नहीं कर रही थी। वह रात की देवी थी, एक दिव्य आशीर्वाद जो स्वादिष्ट और बेखबर का फल पाने के लिए आया था। लेकिन जल्द ही वह एक वैध राजकुमारी बन जाएगी और उसका एकमात्र असली कौशल छुरा घोंपना और ऐसी चीजें बनाना था जो उसके लिए छुरा घोंपें। ब्लडबैथ स्पाइडर प्रजाति की राजकुमारी केवल हत्या के लिए ही अच्छी कैसे हो सकती है? क्या ये बहुत दुखद नहीं था? अगर वह कुछ अच्छा भी नहीं कर सकती तो क्या वह एक विशालकाय से बेहतर नहीं होगी? उसने हजारों दिग्गजों को छुरा घोंपकर मार डाला था, लेकिन राय को संदेह था कि मनुष्य पूरी तरह से इस बात की सराहना नहीं करते कि उसके जैसे सुंदर प्राणी और किसी बेवकूफ़ विशालकाय के बीच कितना अंतर था। वह निराशा में इतनी खो गई थी कि उसकी क्षमताएं दिखने में प्रभावशाली नहीं थीं, इसलिए वह लगभग इस तथ्य को भूल गई कि उसके पास पहले से ही उत्तर था। वह अपनी पूरी जिंदगी इंसानों को देखती रही थी और ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह उनके कौशल की मूल बातें न सीख सके। कोई भी इंसान उससे ज्यादा होशियार नहीं हो सकता, यहाँ तक कि उसका काल भी उसकी चालाकी से अछूता नहीं था। उसे जो करने की जरूरत थी वह था सीखने के कौशल और एक ऐसे व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करना जिसके पास एक अच्छी क्षमता हो। वहाँ अनगिनत अच्छी क्षमताएं थीं और वास्तव में आकर्षक भी। रैमी को उस मोर्चे पर किस्मत का ओवरडोज मिला था और उसकी सभी क्षमताएं आकर्षक थीं, लेकिन उनमें से कोई भी राय को वास्तव में आकर्षक नहीं लगी। वह कुछ ऐसा चाहती थी जिसे लोग उसके साथ जोड़ सकें। फिर उसे एक कौशल याद आया जिसे वह कमांडर रैंक के बदमाशों को इस्तेमाल करते हुए देखती रहती थी। वे बस एक छाया में गायब हो जाते थे और हमला करने के लिए कहीं और दिखाई देते थे। ऐसा लगता था कि यह बहुत दूर तक नहीं जाएगा, लेकिन वह इसे पूरी तरह से सीख सकती थी। छायाएं उसका तत्व थीं। इसलिए राय ने दुष्टों को अभ्यास करते हुए देखने के लिए चुपके से बाहर निकलकर देखा, इस तथ्य का आनंद लेते हुए कि आधे शिविर ने उसे उनके पास से गुजरते हुए भी नहीं देखा। बेशक दोपहर के बीच में प्रशिक्षण क्षेत्र के किनारे पर बैठी एक बड़ी मकड़ी बिल्कुल भी छिपी हुई नहीं थी, भले ही वह अपने आसपास के वातावरण के साथ असाधारण रूप से घुल मिल गई हो। इसलिए सबसे शक्तिशाली दुष्टों को पता था कि वह उन्हें देख रही थी और आश्चर्य हुआ कि वह क्या कर रही थी। फिर जब सूरज ने उसे छाया में ले जाया तो ब्लडबैथ स्पाइडर गायब हो गई, केवल एक प्रोफेसर के पीछे दिखाई देने और एक चौथाई मोड़ लेने से पहले उसकी गर्दन के पीछे अपने जबड़े को रगड़ने और फिर से गायब होने के लिए। क्या हमने गलती से ब्लडबैथ स्पाइडर को शैडो सटेप करना सिखा दिया? छात्रों में से एक ने पूछा, जबकि शिक्षक डर से जम गया। हमने बिल्कुल ऐसा किया। हे भगवान, ये भयानक है। मुझे खुशी है कि हम अभी प्रोफेसर फिंगर्स नहीं हैं। एक और दुष्ट ने सहमति जताई। वह पहले भी काफी डरावनी थी। क्या आप जानते हैं कि वह पूर्ण अंधेरे में देख सकती है, शोर से आपको ट्रैक कर सकती है और उसके पास थर्मल इमेजिंग भी है। उससे छिपना मूल रूप से असंभव है। अब वह छिपकर कदम रख सकती है, इसलिए वह कहीं भी प्रकट हो सकती है और हमला कर सकती है। ये बहुत ही घृणित है। उन लड़कों में से एक, जिन्हें राय ने कक्षा में शर्मिंदा किया था, ने कहा। राय, जो पास के एक पेड़ में छिपी हुई थी, ये देखने के लिए इंतजार कर रही थी कि उसे खोजने में किसी को कितना समय लगेगा, अपने कौशल की प्रशंसा पर गर्वित हुई। यही वह सुनना चाहती थी। उसके नए कौशल को घृणित रूप से अनुचित कहा गया। यह एकदम सही था। ये तय करने के बाद वह शाम के लिए अपने स्थान पर लौट आए और अपने खोल को अनुकूलित करने पर काम किया ताकि वह एक उचित रॉयल रैंक ब्लडबाथ स्पाइडर बन सके। वह अपनी स्किन केयर दिनचर्या की उपेक्षा कर रही थी, लेकिन आज रात उसने सभी अच्छी चीजें बाहर निकाली थीं। उसके पास थोर के स्थान पर काई से बना एक स्क्रबर था और रॉयल रैंक के खून से भरा एक स्नान, मानव और विशालकाय दोनों। उसने कई पत्थरों को पीस लिया था जो उसके लिए फायदेमंद लग रहे थे और उसे अपने स्क्रबर में मिलाना था, और वह खुद की देखभाल के लिए एक लंबी रात के लिए तैयार थी। थोर ने उन्नति के इस तरीके को मंजूरी दे दी। उसका पूल आरामदायक था और उसे लगातार पवित्र ऊर्जा से भिगोता रहता था। वह अंततः रॉयल रैंक तक पहुंच जाएगा, उसे यकीन था। अभी के लिए वह अपनी सहनशक्ति पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था। हाल ही की लड़ाइयां थका देने वाली थीं, एक समय में बहुत से लोगों को ढालने की कोशिश करते हुए, लड़ते हुए और अपने बचाव पर काम करते हुए, सर्किल ऑफ प्रोटेक्शन सक्रिय था। आमतौर पर एक लाइटनिंग सेरोपैक में सभी की अपनी बाधाएं होती हैं, इसलिए उसे उन्हें सभी पर फैलाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन काल ही ऐसा करने वाला एकमात्र व्यक्ति था और वह इसे उस तरह से नहीं बढ़ा सकता था जिस तरह से थोर कर सकता था। इसलिए अगर उसे इस बढ़ते हुए झुंड में अपनी स्थिति बनाए रखनी थी तो उसे अपनी सहनशक्ति पर काम करना था। थोर सहज रूप से जानता था कि जितना मजबूत नेता होगा, झुंड उतना ही बड़ा होगा। इसलिए जब राय रॉयल रैंक पर पहुंची और बाकी लोग आगे बढ़ने लगे तो मनुष्य अपने झुंड के लिए और लोगों को लेकर आए।
जब झुंड छोटा था और कोई शक्तिशाली नेता नहीं था तो उन्हें जितने ज़्यादा लोग मिल सकते थे उनकी ज़रूरत थी। फिर जैसे जैसे वे बड़े होते गए उन्होंने एक छोटा झुंड शुरू किया जिसकी वे रक्षा कर सकें। लेकिन जैसे जैसे वे ज़्यादा शक्तिशाली होने लगे उन्होंने और ज़्यादा युवा सदस्यों को आकर्षित किया जिन्हें एक शक्तिशाली झुंड बनाने के लिए सुरक्षा की ज़रूरत थी। यही वह बिंदु था जहां वे अब झुंड के विकास के चक्र में थे। एक बार जब वे रॉयल रैंक पर पहुंच गए तो सभी को पता चल गया कि काल का झुंड उनकी रक्षा कर सकता है, इसलिए वे उसके पास झुंड में आ गए। ये थोर के दिमाग में अपरिहार्य था और उसे बस ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत थी कि वह उन सभी की रक्षा कर सके क्योंकि वह झुंड का रक्षक था। इससे थोर को आश्चर्य हुआ कि क्या वह दूसरे नंबर पर था। सेरो पैक में गार्डियन पैक लीडर के अलावा सबसे मजबूत योद्धा था और वह कमज़ोर लोगों की रक्षा करता था, जबकि लीडर और बाकी मजबूत लड़ाके खतरों को भगाते थे। कुछ झुंड के जानवर बस भागते और जितने हो सके उतने लोगों को बचाते, जबकि शिकारी कमज़ोर और युवा जानवरों को मारते। लेकिन लाइटनिंग सेरो इस तरह से काम नहीं करते थे। एक तो वे 1 या 2 दिन में टूटी हड्डियों को ठीक कर सकते थे, वे कई जानवरों की तरह अपन करने वाली चोट नहीं थे। दूसरे, उनके पास शक्तिशाली सींग और पूंछ थी। अगर वे एक समूह में बचाव करते तो वे भागने की तुलना में अपने ज़्यादा लोगों को बचा सकते थे। अगर कोई लाइटनिंग सेरो बहुत बूढ़ा और बहुत ज़्यादा घायल हो जाता और वह पैक को नीचे खींच रहा होता तो वे अगले हमले के दौरान हमले का नेतृत्व करते। इस तरह वे पैक की आखिरी बार मदद कर सकते थे और शिकारी को वह मिल जाता जिसके लिए वह आया था और बाकी को छोड़ देता। सिर्फ एक पागल शिकारी ही अपना भोजन मिलने के बाद लड़ाई जारी रखता है। उसे नहीं लगता था कि इंसान इस तरह से काम करते हैं। वह पहले ही कई बेकार मानव पैक सदस्यों और उपद्रवियों से मिल चुका था जिन्हें उनके पैक द्वारा शिकारियों के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए था। हॉक ने इस विषय पर एक राय रखने पर विचार किया, लेकिन राय को देखना और नोट्स लेना बेहतर था ताकि अगर वह कुछ ऐसा लेकर आए जो उसकी मदद कर सके। बहुत जल्द ही वह भी आगे बढ़ने वाला था, इसलिए उसे पहले से तैयारी करने की ज़रूरत थी। अध्याय 372 रक्त स्नान। सारी शाम राय अपने स्नान में भीगी रही, समय समय पर टब की दीवारों पर खुद को रगड़ती रही जिसे उसने पिसे हुए रत्नों और काई से ढक रखा था। वह अपनी चिटिन की बाहरी परत को चमका रही थी और अपने पैरों को तेज कर रही थी। ये रक्त स्नान मकड़ी के लिए सामान्य रखरखाव था और वह कुछ समय से इसकी उपेक्षा कर रही थी, लेकिन अब जब वह आगे बढ़ने वाली थी तो उसे अपना सर्वश्रेष्ठ दिखना था। जब वह रॉयल रैंक के जानवर के रूप में अपनी पहली उपस्थिति बनाती थी तो वह अपनी सुंदरता को खराब नहीं कर सकती थी। वह पूल से खून खींच रही थी और पोषक तत्वों को अपने गालों की झिल्लियों के माध्यम से सोखने के लिए अपने मुंह में रखती थी। इससे ऊर्जा और सार खींचती थी, फिर बहते हुए खून को अपने पूल के किनारे थूक देती थी ताकि उसे इसे निगलना न पड़े और अधिक खाने से पेट फूला हुआ महसूस न हो। अवशोषित रक्त संचार धीरे धीरे उसके शरीर में ऊर्जा को बदल रहा था, एक ब्लडबैथ स्पाइडर की प्रवृत्ति का पालन करते हुए, और जब काल सो रहा था तो वह बहुत अच्छी प्रगति कर रही थी। उसका आकार नहीं बदल रहा था, वह पहले से ही पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी, लेकिन उसके चिटिन का घनत्व आसमान छू रहा था और उसके शरीर की ऊर्जा मुख्य रूप से हिल जायंट के रक्त के पहलुओं को ले रही थी जिसका उसने उपयोग किया था। रॉयल रैंक के लिए बहुत अधिक विकल्प नहीं थे, उसके पास केवल एक फ्रॉस्ट जायंट और हिल जायंट से प्राप्त रक्त के अलावा मनुष्यों का एक समूह था। मनुष्यों में बहुत अधिक रक्त नहीं था और फ्रॉस्ट जायंट का रक्त ठंडा और नीला था। ये बिल्कुल भी सुखद स्नान की तरह नहीं लग रहा था, इसलिए उसने इसे छोड़ दिया था। हालांकि एक ब्लडबैथ स्पाइडर में हिल जायंट की तुलना में काफ़ी कम रक्त था, इसलिए उसके स्नान के बाद भी उसके पास बहुत सारा बचा हुआ था और उसने खुद को फिर से साफ कर लिया था, दूसरों को अपनी उन्नति प्रस्तुत करने के लिए तैयार थी। काल के मानसिक स्थान सोते समय अपनी शक्ति बदल रहे थे, सभी स्थानों से केंद्रित ऊर्जा को राय के शरीर में अपने आप फैला रहे थे ताकि वह उस मानक के अनुकूल हो सके जिसकी अब उसके शरीर को आवश्यकता थी। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, काल इसे सुबह ठीक कर सकता था और यह उन्हें सभी विचार दे रहा था कि उनकी अपनी उन्नति कैसे होनी चाहिए। हॉक को पूरा यकीन था कि राय के पास सही विचार था। भले ही आप आगे बढ़ने के लिए खिंचाव महसूस करते हो, जैसा कि वह शुरू कर रहा था, आपको सीखने के लिए एक अच्छा नया कौशल खोजने की आवश्यकता थी। उन्नति ने एक नई क्षमता सीखना बहुत आसान बना दिया और वह इसे संयोग पर नहीं छोड़ना चाहता था। वह पदावनत कमांडर की लॉ गोलेम चीजें चाहता था, लेकिन पक्षियों के रूप में। ये कठिन नहीं होना चाहिए। वह पहले से ही जानता था कि कई तरह के फायरबॉल कैसे बनाए जाते हैं और राय गोलेम बना सकता था जिसे वह लगातार देख रहा था। अगर वह उन्हें मिलाता है तो उसे फायरबर्ड मिल जाने चाहिए, लेकिन वास्तव में आग की लपटों से गोलेम बनाना मायावी साबित हो रहा था। उसे यह समझना चाहिए, उसने इसे कई बार देखा था, लेकिन चाहे वह जो भी कोशिश कर रहा था, वे पक्षियों के रूप में आसपास नहीं टिक रहे थे। वह बहुत प्रभावी स्वलक्षित बम बना सकता था, लेकिन उचित गोलेम नहीं। इसलिए हॉक ने अपनी रणनीति बदल दी। यदि उसकी उग्र रचनाएं आसपास नहीं रहना चाहती थीं, तो उसे बस उन्हें मौजूद रहने के दौरान अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता थी।
विचारों की तलाश में अभिजात वर्ग के चारों ओर उड़ने के बजाय वह तोपखाने की रेखाओं की ओर बढ़ गया, इस बात के सुराग की तलाश में कि अधिक प्रभावी विस्फोट कैसे काम करना चाहिए। तोपखाने ने बस इतना ही किया, यह उड़ गया और विस्फोट हो गया। यही वह था जो वह अपने गोता लगाने वाले बमवर्षकों से चाहता था, इसलिए हॉक ने रात का अधिकांश समय उन्हें काम करते हुए देखने में बिताया। ये ज़्यादातर बेकार साबित हुआ क्योंकि तोपखाने के प्रक्षेप्य उसकी आग की तरह प्रभावशाली नहीं थे, लेकिन उसे इस बारे में कुछ अंतर्दृष्टि मिली कि अधिकतम प्रभाव के लिए गोता लगाने वाले बमवर्षकों को कैसे विस्फोट करना चाहिए। जब राय के अंतरिक्ष ने अन्य स्थानों की तुलना में अधिक खींचने की कोशिश की तो उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ, जिसने काल को भोर से पहले जगा दिया। कुछ अन्य विकल्पों के साथ उसने ध्यान करना शुरू कर दिया, अपने मन के शून्य में ज्वाला पर ध्यान केंद्रित करते हुए जितना संभव हो सके अपने शरीर में ऊर्जा खींची और इसे राय को खिलाया। जब वह बाहर से ऊर्जा खींच रहा था तो वैम्पायरिक ब्लेड अपनी कुछ संग्रहित ऊर्जा दान कर रहा था, हालांकि इसका अधिकांश हिस्सा पिछले कुछ दिनों के दौरान रिक्त स्थान को मजबूत करने के लिए पहले ही इस्तेमाल किया जा चुका था। बदलता हुआ जानवर अंतरिक्ष खुशी से वह सब कुछ खींच रहा था जो काल उसे दे सकता था, और राय का सोया हुआ रूप काली ऊर्जा के साथ चमकने लगा था क्योंकि उसकी प्रगति समाप्त हो गई थी और उसने पूरी तरह से अवशोषित की गई शक्ति को एकीकृत किया था। आमतौर पर वह अपनी उन्नति के बाद कुछ दिनों के लिए भोजन कोमा के बराबर होती, लेकिन काल की मदद से वह सूरज के पूरी तरह से क्षितिज पर आने से पहले ही हिलने लगी थी। तुम्हारा दिन कैसा चल रहा है, राय? काल ने पूछा। जैसे ही मकड़ी इधर उधर घूमने लगी उसने अपना जाल हिलाना शुरू किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ वहीं है जहां उसने छोड़ा था। क्या तुम्हें एहसास हुआ कि हिल जायंट्स अपनी पोर्टेबल छायाएं बना सकते हैं? उसने जवाब दिया। काल ने एक पल के लिए इस बारे में सोचा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह किस बारे में बात कर रही थी। जब वे जाग जाएंगे तो मैं सबको दिखाऊंगी। आज सुबह हमारी लाइन पर शिफ्ट है न? राय ने पूछा। हाँ, नाश्ते के ठीक बाद। मुझे यकीन है कि वे सभी तुम्हारी नई क्षमताओं को देखने के लिए बहुत उत्साहित होंगे। उन्नति के लिए बधाई। तुम्हें इतनी जल्दी पता चल गया। राय ने मुंह बनाया। इसने मुझे जगा दिया ताकि मैं ऊर्जा जोड़ सकूं, इसके बजाय तुम्हें प्रक्रिया पूरी करने के लिए कई दिनों तक सोने दूं। काल ने समझाया। राय ने अपना सिर हिलाया। कई दिनों तक सोना कभी नहीं चलेगा। क्या हुआ अगर कुछ हो गया? मैं दिखावा करने का मौका चूक सकती हूँ। लेकिन हिल जायंट का खून एक बेहतरीन स्नान था। हमें एक मोनाक रैंक हिल जायंट ढूंढना चाहिए ताकि मैं उससे भी बेहतर स्नान कर सकूं। मैंने उस तरह से आगे बढ़ने से कई तरह की चीजें सीखी हैं। काल को आश्चर्य हुआ कि खून में नहाने से आप कितना कुछ सीख सकते हैं, लेकिन उसके नाम को देखते हुए वास्तव में उसके और नए कौशल हासिल करने की क्षमता के बीच कुछ संबंध हो सकता है। काल सबसे पहले उठा, इसलिए उसने अपने कमांडर रैंक के सूट को बदल लिया जिसके नीचे कवच का नया सेट था। फिर सुबह की कॉफ़ी का पहला बर्तन बनाने के लिए चला गया और दूसरों के लिए लिविंग रूम में इंतजार करने लगा। सबसे पहले डग और मोर्गाना उठे, जो कमरे में प्रवेश करते ही काल को घूरने के लिए रुक गए। काउंटर पर अभी भी एक ताज़ा बर्तन है। उसने सुबह जल्दी उठने वालों का अभिवादन किया। आज सुबह तुम्हारे बारे में कुछ गड़बड़ है, डग ने नोट किया। मोर्गाना ने काल का निरीक्षण किया और जब वह ये नहीं समझ पाई कि वह क्या देख रहा है तो उसने डग को एक संदिग्ध नज़र से देखा। डग ने 2 कॉफ़ी डाली और धूम्रपान करने से पहले एक मोर्गाना को दी। क्या तुम्हें अभी तक पता चला है कि यह क्या है? क्या ये तुम्हें परेशान कर रहा है कि तुम नहीं जानते? उसने पूछा। मैं कसम खाता हूं कि तुम्हें मेरी नाराज़गी भरी अभिव्यक्ति पसंद है। मैं जल्द ही इसका पता लगा लूंगा। कुछ तो है, लेकिन मैं यह नहीं बता सकता कि उसकी मौजूदगी में क्या बदलाव आया है। वह अभी भी कमांडर है, इसलिए यह कोई उन्नति नहीं है। मॉर्गना ने कॉफ़ी पीते हुए जवाब दिया। एक एक करके बाकी लोग अंदर आए और जब वे पूछना चाहते थे कि क्या हो रहा है तो डग ने उन्हें चुप करा दिया, लेकिन उसने उन सभी को रसोई में कॉफ़ी के ताज़ा बर्तन की ओर निर्देशित किया ताकि लगभग खाली हो चुके बर्तन की जगह ले ली जा सके। आखिरकार लोड्स इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। क्या हम बस इसके लिए इंतज़ार करने जा रहे हैं या मैं उन्हें अभी बता सकता हूँ? उसने विनती की। ठीक है, तुम उन्हें बता सकते हो। हमने अपना मज़ा ले लिया है। अध्याय 373 पूफ जायंट स्पाइडर। लोड्स ने समूह पर मुस्कुराया। उसे यकीन था कि वह उन कुछ लोगों में से एक थी जो वास्तव में बता सकती थी कि क्या हुआ था। उसके पास रॉयल रैंक आक्रामक अनुकूलन सक्रिय है। राय आगे बढ़ी है न? इसका मतलब है कि राय आगे बढ़ी, उसे आगे बढ़ना ही था। क्या हम उसे अब देख सकते हैं? क्या वह बड़ी हो गई है? क्या वह चमकदार है? छोटे पादरी ने बड़बड़ाया। काल ने हाई फाइव के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। पहली कोशिश में ही सही, लेकिन वह अभी भी उसी आकार की है और मुझे यकीन नहीं है कि आप क्यों सोच रहे हैं कि वह चमकदार हो गई है। लेकिन उसने अपने कापेट को संवारने का अच्छा काम किया है, इसलिए उसका फर बेदाग हालत में है और उसके पैर एक अतिरिक्त खूनी लाल हैं। मैं लाइन पर अपना भव्य खुलासा करना चाहता हूँ, राय ने उसे सूचित किया।
राय कहती है कि वह सभी को एक साथ दिखाना चाहती है, इसलिए वह हमारी शिफ्ट शुरू होने तक बाहर नहीं आ रही है। इस तरह हर कोई देख सकता है कि एक पूर्ण विकसित ब्लडबैथ स्पाइडर कितना शानदार हो सकता है। डग हंसा। ठीक है, कम से कम जब वह आगे बढ़ी तो उसने नाटक की अपनी समझ नहीं खोई। ये शर्म की बात होती अगर राय सिर्फ इसलिए उबाऊ और गंभीर हो जाती क्योंकि वह उस समय अकेली रॉयल रैंक की थी। बॉब ने मनोरंजन में नाक भान से कुड़ी। मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि वह उसी आकार की है। मुझे विशालकाय मकड़ी के उस स्तर की आदत हो गई है। मुझे यकीन नहीं है कि मेरा दिल इससे भी बड़े संस्करण को स्वीकार कर सकता है। उस सुबह उन्होंने किले में खाने का फैसला किया और मौलवियों को उनके लिए खाना बनाने दिया ताकि वे लाइन में पहुंचने पर दूसरों को आश्चर्यचकित कर सकें और राय को बाहर ला सकें। हर कोई जानता था कि लोट्स रहस्य रखने के लिए नहीं बनी थी और अगर उसे नाश्ते के दौरान पूरे समय बैठना पड़ा तो वह पूरी तरह से सब कुछ बता देगी। इसलिए वे अपनी शिफ्ट के लिए लाइन में जाने के लिए समय पर निकल गए, जबकि वे अपने आने तक तेज बुद्धि वाले लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे। आक्रामक अनुकूलन एक निष्क्रिय कौशल था जिसे राय ने काल के साथ साझा किया था और वह वास्तव में इसे बंद नहीं कर सकता था। लेकिन इसका मतलब यह था कि यह स्पष्ट था कि उसके पास रॉयल रैंक कौशल था जो उसके आसपास था और ध्यान दे रहा था। जब वे लाइन के पास पहुंचे तो सभी के सिर घूम गए, लेकिन काल ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह अपनी जगह पर चला गया और ड्यूटी पर मौजूद टीम को राहत दी, जो वास्तव में नहीं गए, वे बस थोड़ा पीछे हट गए ताकि वह अपनी जगह ले सके। जब वे स्थिति में थे और लाइन का पूरा हिस्सा देख रहा था, तभी काल ने राय को बुलाया ताकि हर कोई उसकी सुंदरता और महिमा की प्रशंसा करे। जैसे ही वह दिखाई दी, पूरी लाइन चुप हो गई, इससे पहले कि रेडियो का कमांड चैनल घबराई हुई टिप्पणियों से भर जाए। रॉयल रैंक के खतरे पर किसकी नज़र है? कोई खतरा नहीं पाया गया। स्कोप पर कुछ नहीं। अरे, ये करीब होना चाहिए, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। दायां किनारा, क्या तुम इसे देख रहे हो? दायां किनारा किसी भी आने वाले खतरे की सूचना नहीं देता है। यहाँ एक रॉयल रैंक बीस्ट है, हम सभी इसे महसूस कर सकते हैं। इसे कॉपी करें। रॉयल रैंक बीस्ट का पता लगा लिया गया है। वर्तमान में मौलवियों के साथ किकबॉल खेल रहा है। भगवान धिक्कार है। काल। रेडियो पर भ्रम की बेतुकी बात ने तनाव को तोड़ दिया और दाएं किनारे पर मौजूद हर कोई राय को लोट्स और डग के साथ खेलते हुए देखने लगा। काल देख सकता था कि शिक्षक उनकी ओर तेजी से बढ़ रहे थे, उन्हें यह न बताने के लिए डांटने पर आमादा थे कि वह आगे बढ़ गया है। लेकिन मजाक उन पर था, वह अभी तक आगे नहीं बढ़ा था। केवल राय ही आगे बढ़ा था। क्या तुम्हें लाइनों पर अराजकता पैदा करने में मजा आता है? योद्धा वर्ग के शिक्षकों में से एक चिल्ला रहा था जब वह उस स्थान के पास पहुंचा जहां राय नेचर मौलवियों के साथ खेल रहा था। ब्लडबैथ स्पाइडर ने जोर से सिर हिलाया और छात्र हंस पड़े। वह उससे बात नहीं कर रहा था, लेकिन राय को अपनी शरारत पर इतना गर्व था कि किसी के पास ये कहने का साहस नहीं था कि उन्हें कम से कम प्रभारी लोगों को चेतावनी तो देनी चाहिए थी। शिक्षक चारों ओर इकट्ठा हो गए थे, ये तय करने की कोशिश कर रहे थे कि वास्तविक स्थिति क्या थी और क्या काल को रॉयल रैंक माना जा सकता है, जिसके लिए सरकार को एक अधिसूचना की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसे अधिक शक्तिशाली टीम का नेतृत्व करने के लिए फिर से नियुक्त करने की आवश्यकता होगी, या रॉयल रैंक और उच्चतर लड़ाकों की एक और टीम में शामिल होना होगा। पिछले हमले का सामना करने वाली अधिकांश स्ट्राइक टीम भाग कर आई थी। अगर वास्तव में यहाँ कोई रॉयल रैंक का खतरा था, और काल देख सकता था कि उनमें से अधिकांश ये देखकर खुश थे कि यह वास्तव में केवल राय था। उन सभी को संदेह था कि वह पिछली लड़ाई के दौरान रॉयल रैंक में आधी थी, उसके कुछ कौशल पहले से ही उन्नत थे, लेकिन अब उनके पास स्पष्ट सबूत थे कि काल की टीम में एक रॉयल रैंक राक्षस था। लेकिन यही समस्या थी, अभिजात वर्ग को उनकी अपनी शक्ति से मापा जाता था। राय रॉयल रैंक की थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि काल भी अपने आप ही रॉयल रैंक का था, जब तक कि वह उस पर भरोसा किए बिना उस स्तर की शक्ति का प्रयोग न कर सके। आप अकादमी की इस उन्नति की घोषणा कब करने की योजना बना रहे थे? काल के पहले प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक प्रोफेसर ने पूछा। काल ने कंधे उचका दिए। मुझे लगा कि हमने एक ही बार में पूरी अकादमी को इसकी घोषणा कर दी है। मेरा मतलब है, हर कोई जानता है, तो मिशन पूरा हो गया है न? डग और लोट्स ने सहमति में सिर हिलाया, जबकि दाना ने मोर्गाना की ओर देखा। मुझे फिर से याद दिलाओ, वह क्या था जिसने तुम्हें छात्र सलाहकार बनने के लिए प्रेरित किया? विच डॉक्टर ने आह भरी। मुझे याद नहीं कि मेरे साल के छात्र इतने समस्याग्रस्त थे। वे एक तरह के बेवकूफ़ थे और गुड बनाना पसंद करते थे, लेकिन मुझे निश्चित रूप से याद नहीं है कि हमने शिक्षकों को इतना सिरदर्द दिया हो। टैंक ने राय और काल के बीच बारी बारी से देखा। ऐसा लगता है कि आपके पास कम से कम उसका एक कौशल है। क्या उसके आगे बढ़ने के साथ ही आपको उनमें से किसी और तक पहुंच मिली? यह एक बेहतरीन सवाल था। स्थिति, नाम, राय, प्रजाति, ब्लडबैथ स्पाइडर, रैंक, रॉयल, साझा कौशल, आक्रामक अनुकूलन, लेसरेट, अर्थशील्ड। राय, आपने अर्थशील्ड कब सीखा? काल ने चौंकते हुए जोर से पूछा। इसे देखें।
राय ने खुद को पत्थर के गुंबद में बंद कर लिया, फिर अचानक टैंक के ठीक पीछे दिखाई दी, उसके जबड़े उसके सिर के ऊपर आराम कर रहे थे। अरे, मुझे पता था कि छात्र सिर्फ मेरे साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे थे। उसने छाया कदम रखना सीखा और उसने कदम रखने के लिए अपनी खुद की छाया बनाना सीखा। दुष्ट वर्ग के एक प्रोफेसर ने गाली दी। क्षेत्र में मौजूद दूसरे दुष्ट ने हंसते हुए कहा, ओह, यह अनमोल है। मुझे नहीं पता था कि उसने अपनी खुद की छाया बनाना सीखा है। मैं कल कक्षा में पढ़ा रहा था जब वह पहली बार गायब हो गई। वह प्रशिक्षण मैदान के किनारे से पेड़ों में चली गई। उसने मुझे देखा। ओह, वह अच्छा है। मुझे लगा कि उसने ध्यान नहीं दिया। रे ने काल को सूचित किया, फिर गायब हो गई और अपने पत्थर के गुंबद के ऊपर खड़ी होकर फिर से प्रकट हुई। टैंक ने अपनी ठोड़ी पर अपनी उंगलियां थपथपाईं। क्या कोई इस तरह से समझा सकता है कि एक बरसकर समझ सके कि रे पृथ्वी जादू का उपयोग क्यों कर रही है? गायब होने का कृत्य समझ में आता है, लेकिन वह नहीं। काल ने उस विशाल आदमी को देखकर मुस्कुराया। उसकी उन्नति प्रक्रिया में उसके शरीर के माध्यम से बहुत सारे उच्च रैंक वाले रक्त का चक्रण शामिल है, एक शाब्दिक रक्तपात। उसने हिल जायंट रक्त का उपयोग किया और वे सभी पृथ्वी जादू का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए उसने अपनी उन्नति के दौरान उनसे एक क्षमता प्राप्त की। अगर उसने कुछ और इस्तेमाल किया होता तो यह एक अलग क्षमता होती। तो उसने पत्थर की ढाल बनाना सीखा। यह एक रक्षात्मक क्षमता के रूप में प्रभावशाली है, लेकिन वह एक हत्यारे प्रकार की हमलावर है। योद्धाओं में से एक ने भ्रमित होकर पूछा। राय ने उस पर एक पत्थर की बेसबॉल फेंकी। अध्याय 374 धरती से राय। काल हंसा। मुझे धरती की ढाल तक पहुंच मिल गई, लेकिन वह उसका और बोल्डर टॉस का उपयोग कर सकती है। यह उसकी अन्य क्षमताओं के साथ कैसे मेल खाता है? टैंक ने पूछा, ये समझे बिना कि यह क्षमता उसके लिए किस तरह प्रासंगिक थी। राय ने हवा में एक बड़ा पत्थर बुलाया, फिर उसे दूर फेंक दिया। जब वह 100 मीटर दूर था तो वह उसके नीचे दिखाई दी। उसकी गतिशीलता क्षमताओं के लिए पोर्टेबल छाया। साथ ही उसके पास पहले एक भला क्षमता थी जिसका उपयोग वह कम दूरी पर लेसरेट लगाने के लिए करती थी। अब वह लोगों पर बड़ी चीजें फेंक सकती है। ये तेज नहीं हो सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि यह उन्हें खून से लथपथ कर देगा। काल ने अनुमान लगाया। और अब मैं क्रशिंग ब्लो का उपयोग कर सकता हूँ। मेरे लिए बस इतना ही बोनस है। राय ने अपने गुंबद में वापस आते हुए कहा। स्मैशिंग पोस्ट। थोर ने श्रद्धापूर्वक बड़बड़ाया, गुंबद की ओर अपनी जगह से बाहर देखते हुए। मैं हमारी शिफ्ट के बाद आपके लिए कुछ बनाऊंगा। काल ने सहमति जताई। आपको क्या लगता है कि उसकी क्षति कितनी बढ़ गई है? टैंक ने उत्सुकता से पूछा। उसने उसे युद्ध में करीब से देखा था और 2 दिन पहले उसे अच्छी तरह से पता था कि वह क्या कर सकती है, इसलिए वह यह आंकलन करने में सबसे अच्छा होगा कि उसकी प्रगति से उसमें कितना सुधार हुआ है। क्या हमारे पास कमांडर रैंक का कोई उच्च बैरियर जादूगर है? काल ने पूछा। शिक्षकों में से एक ने आगे बढ़कर छात्रों के सामने जादू की एक ठोस दीवार खड़ी कर दी। रे, अगर आप कृपया एक बार उस पर वार करें, काल ने अनुरोध किया। रे इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि आधे छात्र उसके छद्म रूप का अनुसरण भी नहीं कर सके और उसके पत्थर से ढके पैर के आगे बढ़ने पर बैरियर टूट गया। कोई प्रतिरोध भी नहीं था, बैरियर बस पहली ही चोट में टूट गया। शिक्षक बस उस जगह को देखता रहा जहां उसका बैरियर हुआ करता था। यह इतना भी नहीं टिका था कि रे की प्रगति को धीमा कर सके। ये वह अवरोध था जिस पर वे पहाड़ी दिग्गजों के हमलों से बचाव के लिए निर्भर थे, और जबकि इसे दूसरों द्वारा समर्थित किया गया था, यह उस समय के दौरान अक्सर नहीं गिरा था जब वे यहाँ थे। शिक्षक ने अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए अपना सिर हिलाया। ये कम रॉयल रैंक क्षति नहीं है। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि काल के पास अपने जानवरों पर कई निष्क्रिय बफ सक्रिय हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि यह रॉयल रैंक के लिए न्यूनतम मानक से थोड़ा अधिक है। उन्होंने समझाया। काल ने सिर हिलाया। हाँ, ऐसी कई क्षमताएं हैं जो हमेशा उन पर सक्रिय रहती हैं, लेकिन मैं अभी भी उनकी गति और क्षति को थोड़ा और बढ़ा सकता हूँ। टैंक ने धीरे से पलकें झपकाईं क्योंकि वह मानसिक गणित कर रहा था। क्या ये सब गोलेम पर भी लागू होता है? हाँ, लेकिन वे पहले से ही उन्नत थे, इसलिए वे शायद राय की तरह बड़ी छलांग नहीं लगा पाए होंगे। अब जब वह अपने गोलेम की रैंक तक पहुंच गई है, तो हमें उन्हें मोनाक रैंक तक आगे बढ़ाने के लिए कौशल का इंतजार करना होगा, इससे पहले कि वे फिर से उससे बहुत आगे निकल जाएं। काल ने समझाया। कुछ छात्र इस विचार से कांप उठे। रॉयल रैंक उनमें से अधिकांश के लिए एक सपना था। मोनाक रैंक गोलेम ऐसी चीज थी जिसके बारे में उन्होंने डरावनी फिल्में बनाई थीं। वैसे वे आमतौर पर डरावनी चीज़ों के बारे में डरावनी फिल्में नहीं बनाते थे। अधिकांश फिल्मों में ऐसे खतरों का इस्तेमाल किया जाता था जो अधिक प्रासंगिक होते थे, लेकिन विचार वही था। जब काल ऊर्जा फोकस को फिर से बनाने का काम कर रहा था, तब बाकी सभी अपने स्थानों पर आराम कर रहे थे, जिसे राय की उन्नति ने समाप्त कर दिया था। इसमें अपेक्षा से अधिक समय लग रहा था, क्योंकि ऊर्जा बाहर निकलती जा रही थी, क्योंकि स्थान राय के साथ संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे थे जो कम नहीं हो रहा था। ये पहले से ही उनके मुकाबले बहुत अधिक ऊर्जा स्तर पर था,
इसलिए ऊर्जा बस स्थानांतरण से ही स्थान पर प्रवाहित होती रही, ठीक वैसे ही जैसे काल द्वारा ऊर्जा फोकस बिंदु बनाने से पहले शुरू में हुआ था। ठीक है, अगर कोई हमला होता है तो मैं कह सकता हूं कि यह फ्लैन कब उसे पीछे हटाने के लिए तैयार है। लेकिन मुझे लगता है कि हम सभी कमांडर काल की आसन उन्नति के परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनकी पूरी टीम पहले से ही तय समय से बहुत पहले ही आगे बढ़ने के संकेत दे रही है। मुझे बताओ, क्या इसका कोई रहस्य है? कोई छिपा हुआ कौशल, कोई उपहार जो तुम्हें दिया गया था? बैरियर मैच प्रोफेसर ने पूछा। काल ने कंधे उचका दिए, जबकि टेसा ने अपना हाथ तिरस्कारपूर्वक हिलाया। कुछ भी ठोस नहीं। दैविज्ञों ने कहा कि जब हम साथ रहे तो हमें विश्व ड्रैगन का भाग्य मिला, इसलिए हमने एक टीम के रूप में काम करने के लिए 1 साल बिताने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तब से चीजें अच्छी तरह से आगे बढ़ रही हैं और हमारे लिए लगातार खतरनाक होती जा रही हैं। शिक्षक ने समझ में सिर हिलाया। दैविज्ञों के पास हम सभी के साथ खिलवाड़ करने का एक तरीका है, लेकिन अगर उन्होंने कहा कि यह आपकी मदद करेगा तो यह जरूर होगा। लेकिन मैं शपथ ले सकता हूं कि आपके समूह में एक अप्रमाणित उच्च पुजारिन है। वह आखिरी टिप्पणी सीधे टेसा को निर्देशित की गई थी, जिसने मुस्कुराकर कुछ भी पुष्टि या खंडन नहीं किया। छात्र ये देखने के लिए थोड़े अधिक उत्सुक थे कि आगे क्या होगा। हिल जायंट्स के पास उन पर हमला करने के लिए और भी रॉयल रैंक जायंट्स थे, लेकिन अधिकांश समय उन्होंने लाइन के साथ सबसे खतरनाक स्थानों से परहेज किया और मानव रक्षा में कमजोर स्थानों पर हमला किया। अब जब यहाँ एक रॉयल रैंक डिफेंडर था, तो क्या उन्हें हमलों के बीच और भी अधिक दिन की छुट्टी मिलेगी? यह मानना बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन आज किसी हमले के कोई संकेत नहीं थे, इसलिए शायद उन्हें इतनी राहत मिल जाए कि वे सभी दीवारों को गिराए जाने के दौरान हुई नींद की कमी से उबर सकें। मैच क्लास के शिक्षक ने काल की ओर रुख किया। क्या तुम मुझे वह अर्थ बैरियर दिखा सकते हो जिसके बारे में तुमने कहा था कि तुमने राय से प्राप्त किया है? मैं देखना चाहूंगा कि यह कितना मजबूत है। काल ने पत्थर की एक दीवार खड़ी की, उसे लाइन के सामने रखा ताकि जादूगर अपनी इच्छानुसार उस पर हमला कर सकें। यह उतना मजबूत नहीं था जितना वह बना सकता था, 80% शक्ति के करीब, जो उसकी क्षमताओं पर दबाव नहीं डालता। लेकिन जब जादूगरों ने जादू करना शुरू किया तो उनके मंत्र केवल पत्थर में चिप्स बना रहे थे, बाधा के टूटने से पहले दर्जनों बार इसे काट रहे थे। ये वास्तव में प्रभावशाली है। इसे सक्रिय रखने के लिए आप इसमें कितनी ऊर्जा जोड़ रहे थे? शिक्षक ने पूछा। कोई नहीं, मैंने इसे बनाया और वहीं छोड़ दिया। अगर आप चाहें तो मैं इसमें ऊर्जा डाल सकता हूं, लेकिन मैंने सोचा कि हमें बहुत अधिक नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि यह सब दिखावा मुसीबत को आकर्षित कर सकता है। काल ने समझाया। ठीक है, अगर आप सक्रिय रूप से उन्हें खिलाए बिना इस तरह की बाधाएं बना सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपके समूह को इस समय डरने की जरूरत है। क्या आप उन्हें किसी के चारों ओर कवच परत के रूप में बना सकते हैं? काल ने टैंक पर जादू किया, जो एक पल के लिए लचीला और संघर्ष करता रहा, फिर उग्र हो गया और पत्थर को उड़ा दिया। मैं इसे हाँ के रूप में लूंगा, लेकिन नहीं के रूप में भी। ये निश्चित रूप से एक पृथ्वी कवच मंत्र नहीं है, ये सिर्फ एक स्थिर अवरोध है। जादूगर हंसा। हालांकि काल के पास एक विचार था। उसने पत्थर से एक ढाल बनाई और उसे टेसा को सौंप दिया, फिर उसके कवच पर उसकी बांह को फिट करने के लिए पीछे के स्लॉट को समायोजित किया। अगर मैं सही हूं तो एक जादुई पत्थर की बाधा का वजन कुछ भी नहीं होना चाहिए, काल ने समझाया। टेसा ने सिर हिलाया। मैं इसे अपनी बांह पर महसूस कर सकती हूं, लेकिन इसका वजन 1/4 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर मैं इसे युद्ध में ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही होती तो यह वास्तव में हाथ की थकान को कम करता, और यह नवीकरणीय है, इसलिए मुझे अपने गियर की सुरक्षा के लिए इस पर अवरोध नहीं लगाना पड़ता। या काल जब भी समय मिले इसे उसकी ढाल पर डाल सकता था, ताकि उसके हाथ में ढाल हो, चाहे कुछ भी हो। बॉब भी यही सोच रहा था, क्योंकि वह एक रक्षात्मक योद्धा था और उसकी ढाल पर इतनी टिकाऊ परत होने से उसे गार्ड पर बहुत सारा मैना बच जाता, जो कि उच्च रैंक कौशल की तरह मैना कुशल नहीं था। हर कोई जो बता सकता था उससे पता चलता है कि अर्थ शील्ड एक टियर 2 क्षमता थी, जिसमें स्वाभाविक रूप से रॉयल रैंक कौशल होने का अतिरिक्त लाभ था, जिसमें मैना दक्षता और स्थायित्व भी था। ये रॉयल रैंक पर इस्तेमाल की जाने वाली सामान्य टियर 1 क्षमता से कहीं बेहतर थी, जैसा कि अधिकांश एलीट करते हैं जब तक कि वे एक उन्नत संस्करण नहीं सीख लेते। हमें इसे टीम के लिए रणनीति में जोड़ना होगा। शायद आप थोर के लिए एक नया हेलमेट भी बना सकते हैं, ताकि उसे लोगों को सिर पर मारने के लिए अपनी लाइटनिंग को जोखिम में न डालना पड़े। बॉब ने सुझाव दिया। ये थोर को बहुत अच्छा लगा। हर किसी को एक अच्छी टोपी पसंद थी। बॉब के पास एक बहुत अच्छी टोपी थी, उस पर अच्छे लंबे सींग भी थे। थोर के दिमाग में उसे एक विशेषज्ञ होना चाहिए था। अध्याय 375 राक्षसों का मार्ग। शिफ्ट एक शांत थी, जिसमें कोई हमलावर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जिस क्षण काल और उसकी टीम लाइन से बाहर निकली, चीजें अस्त व्यस्त होने लगीं। हर शिक्षक जानना चाहता था कि क्या काल के पास और भी जादू की किताबें हैं जिन्हें वह कॉपी करने के लिए लिख सकता है,
या क्या वह उन कौशलों को सीधे दूसरे छात्रों को सिखा सकता है जो रे ने सीखे थे, जिस तरह से अकादमी के शिक्षक बुनियादी बातों के लिए करते थे। काल ने अर्थशील्ड के लिए कौशल पुस्तक विवरण की जांच की और भौहें सिकोड़ लीं। अर्थशील्ड की पुस्तक राक्षस विशाल अर्थ तत्व प्राप्तकर्ताओं द्वारा उपयोग योग्य कमांडर रैंक या उससे ऊपर के एक अर्थ तत्व रत्न की आवश्यकता होती है, जिसे पाउडर गोल्ड और कमांडर रैंक या उससे ऊपर के हिल जायंट ब्लड के साथ मिलाकर धूल में मिलाया जाता है। ये पहले की क्षमता से कहीं अधिक विस्तृत जानकारी थी, लेकिन पुस्तक में ऐसा लग रहा था कि यह कहीं अधिक प्रतिबंधात्मक भी थी। या शायद ऐसा नहीं था क्योंकि उसे रिफ्रेशिंग लाइटनिंग की पुस्तक पर प्रतिबंधों के बारे में पता नहीं था। लेकिन इन तीनों कीवर्ड की ज़रूरत होने के कारण यह अनिवार्य रूप से राय तक सीमित हो गया, जो एक विशाल राक्षस थी, और हिल जायंट रक्त का उपयोग करके रॉयल रैंक में आगे बढ़ने पर उसने पृथ्वी तत्व प्राप्त किया था। मैं इसे बना सकता हूं अगर हमारे पास कमांडर रैंक अर्थ एलिमेंट जेम का पाउडर हो और कमांडर रैंक हिल जायंट रक्त के साथ मिलाने के लिए पाउडर वाला सोना हो, जो मेरे पास रिजर्व में है। लेकिन इसका उपयोग केवल वे ही कर सकते हैं जो पृथ्वी तत्व वाले विशाल राक्षस हैं, काल ने समझाया। टैंक के पीछे किसी ने गाली देना शुरू कर दिया और काल ने स्पष्ट रूप से मैं उस स्थिति से दोबारा नहीं गुजरूंगा शब्दों को सुना, इससे पहले कि वह आदमी भाग जाता। ठीक है, इससे हमें वह उत्तर मिल गया जिसकी हमें ज़रूरत थी। आप पुस्तक पर तब तक प्रतीक्षा कर सकते हैं जब तक आपके पास वास्तव में करने के लिए कुछ बेहतर न हो। लेकिन अगर आपके समूह के अन्य सदस्य हैं जो इसका उपयोग कर सकते हैं, तो हम आपको आपूर्ति दे सकते हैं, बड़े बर्स्कर ने सुझाव दिया। सबसे नज़दीकी ओफेलिया होगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसे विशालकाय माना जाएगा या नहीं, या उसके पास कोई पृथ्वी तत्व कौशल है या नहीं। पृथ्वी तत्व पहलू तो बहुत कम है, काल ने आह भरी। ओफेलिया ने अपना सिर हिलाया। मैं एक वेयबियर के लिए औसत आकार का हूं और यह एक प्रकृति तत्व परिवर्तन है, न कि पृथ्वी तत्व। उस पुस्तक का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या वास्तव में सीमित होगी। मुझे लगता है कि थोर भी इसका उपयोग नहीं कर सकता है, और सरीसृप मानकों के अनुसार उसे एक विशालकाय राक्षस माना जाता है। वह पृथ्वी से अधिक बिजली और पवित्र तत्व है। ये शर्म की बात है कि वे अभी और कौशल साझा नहीं कर पाएंगे, लेकिन भविष्य में काल को निश्चित रूप से शिलालेखवादियों को एक प्रति दान करनी होगी। अगर किसी और को उसकी कक्षा मिल जाती है तो उनके लिए कुछ शुरू करना बहुत अच्छा होगा, यहाँ तक कि कुछ कौशल जो जानवरों के लिए अनुकूलित हैं, ताकि वे सही रास्ते पर शुरू कर सकें। लाइन से छात्र रात के खाने के लिए बैठ गए और शिक्षक काल से बात करने के लिए फिल्टर करने लगे। सभी के दिमाग में एक ही विचार था, अकादमी में रॉयल रैंक का छात्र होने में कितना समय लगेगा। सरकार ने केवल आरोही और कमांडर रैंक के छात्रों और शिक्षकों को हिल जायंट सीमा पर आने का आदेश दिया था, इसलिए इस बात की संभावना थी कि जैसे ही यह बात फैलेगी, कोई उसे चुराने की कोशिश कर सकता है। लेकिन कुछ समय के लिए उनकी लाइनों पर रॉयल रैंक के डिफेंडर को रखने का कारक भी था। ये सभी को इतना अधिक मानसिक शांति देगा कि वे वास्तव में शिफ्ट के बीच ठीक से सोना शुरू कर सकते हैं। बहुत से छात्र नींद की कमी से थके हुए और परेशान थे, लेकिन खुद को गहरी नींद में जाने देने के लिए बहुत घबराए हुए थे, जब किसी भी समय हमला हो सकता था, भले ही वे ड्यूटी पर न हों। रॉयल रैंक आभा ने आरोही रैंक के कई छात्रों को परेशान कर दिया, इसलिए काल लंबे समय तक डाइनिंग हॉल में नहीं घूमे। इसके बजाय उन्होंने शिक्षकों को कक्षा के एक टेंट में ले गए, जहां वे अपने दिल की इच्छा के अनुसार सवाल पूछ सकते थे। चलो महत्वपूर्ण विषयों से शुरू करते हैं। राय की नई क्षमताओं के साथ युद्ध में उसकी भूमिका कैसे बदलने वाली है। प्रोफेसरों में से एक, जिसकी आवाज़ काल ने रेडियो पर जोन कमांडर के रूप में पहचानी, ने पूछा। इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। हमारे पास कुछ अतिरिक्त रक्षात्मक शक्ति होगी और राय के पास ज़्यादा दूरी से हमला करने की क्षमता होगी, लेकिन उसका प्राथमिक कर्तव्य आमतौर पर कास्टरों की रक्षा करना होता है, जबकि उसके गोलेम लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर उसे बचाव के लिए दबाव नहीं डाला जाता है तो वह टीम को ज़्यादा फायर सपोर्ट दे पाएगी, लेकिन उसकी ज़रूरी भूमिका नहीं बदली है, काल ने समझाया। क्या आपकी टीम को नई अर्थ शील्ड्स के साथ ठीक से काम करने के लिए रणनीति बदलने की ज़रूरत होगी? ज़्यादातर समय नहीं। हम राय को उन बाधाओं का निर्माण करने के लिए कह सकते हैं जिनके बीच से वे बाहर निकलकर हमला कर सकें जबकि वे अभी भी शत्रुओं से सुरक्षित हैं। या अगर हम किसी बड़ी लड़ाई में उनके लिए शील्ड वॉल फॉर्मेशन बनाने जा रहे हैं तो वह इसे वास्तविक शील्ड को दे सकती है। जोन कमांडर ने एक त्वरित नोट बनाया और सिर हिलाया। तो आप उसे या तो पोर्टेबल शील्ड्स बनाने या ऊपर से हमलों को रोकने के लिए छत के साथ एक सरल संरचना बनाने के बारे में सोच रहे हैं। ये काम करना चाहिए और यह जादूगरों को लड़ाई के दौरान पर्याप्त सुरक्षित रखेगा। लोड्स ने हंसी उड़ाई। ये सनबर्न को भी कम करेगा। बॉब ने सिर हिलाया। उसकी बात सही है, वे छाया में लड़ सकते हैं। शायद हम राय से उनके लिए कुछ बेंच भी बनवा सकते हैं ताकि वे बैठकर आराम कर सकें और अपने मंत्रों का इस्तेमाल कर सकें। कुछ जादूगर हंसे, जबकि अन्य ने बस अपनी आंखें घुमाईं।
क्या आप पीछे बैठे जादूगरों के बारे में ऐसा ही सोचते हैं, जो छाया में इधर उधर घूम रहे हैं और समर्थन में मंत्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं? मोर्गाना ने पूछा। बिल्कुल नहीं, अभी आपके पास न तो कुर्सियां हैं और न ही छाया। लेकिन अगर आपके पास होती। नहीं, ये काम नहीं करेगा, है न? आपको जादू करते समय इशारे और हरकतें करनी होंगी। यह उन आरामदायक झूलती कुर्सियों में से किसी एक से उतना प्रभावी नहीं होगा। बॉब ने महसूस किया। डग ने कंधे उचका दिए। हालांकि झूलती कुर्सियां अन्य गतिविधियों के लिए बढ़िया होंगी। स्टेशन बदलने से पहले मुझे राय से उनमें से एक लेने के लिए कहना होगा। तो हम आपके समूह से भी ऐसी ही रणनीति की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन कुछ अतिरिक्त रक्षात्मक क्षमता और अधिक आक्रमण शक्ति के साथ। यह अद्भुत है। क्या इस बात का कोई संकेत है कि अन्य कब आगे बढ़ सकते हैं? जोन कमांडर ने उन्हें विषय पर वापस लाते हुए पूछा। ये जल्द ही होना चाहिए, संभवतः 1 महीने के भीतर। यह अगले कुछ दिनों में भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास निश्चित रूप से कहने का अनुभव नहीं है। काल ने कंधे उचका दिए। ये शाम के लिए पर्याप्त होना चाहिए। हम कल आपकी शिफ्ट से पहले संपर्क में रहेंगे अगर हमें लाइन के साथ बलों को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। जोन कमांडर ने उन्हें सूचित किया, फिर उठकर कमरे से बाहर चले गए। उस बारे में भूल जाओ। जो अधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि आप फ्रंट लाइन के लिए रॉयल रैंक की सुरक्षा कर सकते हैं। आपको लगता है कि आप एक बार में कितनी ढाल बना सकते हैं? क्या मंत्र पर कोई समय सीमा है? योद्धाओं में से एक ने पूछा। ईमानदारी से कहूं तो मुझे अभी तक नहीं पता। मुझे कोई भी प्रयोग करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि हम सभी विचलित हो गए और पूरी शिफ्ट में सिर्फ राय को दिखावा करते देखा। ऐसा नहीं लगता कि यह समाप्त हो जाएगा, क्योंकि राय का पत्थर का गुंबद अभी भी लाइन के सामने खड़ा है। लेकिन सुबह तक ये खत्म हो सकता है, और मुझे नहीं पता कि मैं कितने अलग अलग मंत्र सक्रिय रख सकता हूँ। काल ने समझाया। ठीक है, हमें कल इसका परीक्षण करना होगा। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। बेहतर होगा कि हिल जायंट्स के फिर से आने से पहले। अध्याय 376 झंडा सेट। काल ने फैसला किया कि पिछली रात किसी की लाल झंडा टिप्पणी निश्चित रूप से आज सुबह के लिए जिम्मेदार थी। वह सुबह की कॉफ़ी भी नहीं पी पाया था, नाश्ता तो दूर की बात थी। जब अलार्म बज उठा और अतिरिक्त जरूरी आवाज में कहा गया कि हिल जायंट्स हमला कर रहे हैं और जल्दी से करीब आ रहे हैं। हर कोई एक ही समय पर बाहर निकल रहा था, कैंप में भाग रहा था, या समय बचाने के लिए जानवरों पर सवार था। लोट्स और राय के मामले में बहुत समय लगा, जिसने अभी अभी महसूस किया था कि वह लगातार एक संलग्न पादरी के साथ छाया कदम रख सकती है, जब तक कि लोट्स गिर न जाए। छाया कदम के लिए बुनियादी आवश्यकता ये थी कि आपके शरीर का कम से कम आधा हिस्सा छाया में होना चाहिए। अधिकांश दुष्टों ने अपने लबादे को घुमाकर इसे पूरा किया। राय ने इसे या तो पृथ्वी जादू से या लोट्स के लबादे को अपनी पीठ पर लहराकर पूरा किया। यह उनके लिए शानदार तरीके से काम आया, और वे सेकंड के भीतर ही अपनी जगह पर पहुंच गए, जिससे पहले से ही मौजूद कुलीन वर्ग चौंक गए। बस ये वही समूह नहीं था जिसका वे आदी थे। उनकी शिफ्ट ज्यादातर वहां थी, लेकिन बाकी दोनों शिफ्टों में आधे से ज्यादा की कटौती की गई थी और चच से व्हाइट रॉब्स द्वारा निर्देशित नियमित पैदल सेना से प्रतिस्थापित किया गया था। लोट्स को तुरंत समझ आ गया कि ऐसा क्यों होगा। उनके पास अब राय थी, और काल आगे बढ़ने के बहुत करीब पहुंच रहा था। इसलिए उन्हें अब दाईं ओर इतने मजबूत एलीट की जरूरत नहीं थी। जहां तक लोट्स को पता था, उन्हें बॉब और डग स्थायी रूप से मिल गए थे, क्योंकि वे अभी भी उसकी दिशा में जा रहे थे, और मोर्गाना भी आ रही थी। लेकिन पाइक लाइन में जितने व्हाइट रॉब्स थे उससे कहीं ज्यादा थे। लोट्स ने घबराए हुए सैनिकों की ओर खुशी से हाथ हिलाया, जो अपने रैंक के पीछे अजीब जोड़ी को देखकर थोड़ा शांत हो गए। सभी ने अफवाहें सुनी थीं, और अगर उनके साथ रॉयल रैंक का जानवर है तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। काल 30 सेकंड बाद पहुंचे। राय और लोट्स की मुस्कान देखकर और अन्य एलीट की ओर से गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जो नए और बेहतर राय को एक क्षण में देखने के लिए उत्सुक थे। काल लाइन के सामने जॉगिंग करते हुए आए और नए आगमन को संबोधित करने के लिए वापस मुड़े। मुझे आज लाइन में बहुत सारे नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यह आसान होना चाहिए। मुझे सभी को अपनी ढाल उठाने की आवश्यकता है, काल ने पुकारा। जो लोग उसे सुन सकते थे उन्होंने तुरंत जवाब दिया, और काल ने अर्थ शील्ड को 50 लंबी धातु की पतंग ढालों में विभाजित कर दिया, जिससे उन सभी को रॉयल रैंक अर्थ मैजिक की एक परत मिल गई। फिर उन्होंने अपने सेक्टर के अंत तक लाइन के नीचे जॉगिंग करते हुए कार्य को दोहराया, जहां दूसरी टीम के रक्षात्मक जादू ने अपना काम शुरू कर दिया। बिल्कुल सही। इससे आपको पहले कुछ वार झेलने चाहिए। बस अपनी ढालों पर भरोसा रखें और हमले को रोकने के लिए अपनी भालों को ऊपर रखें, उसने चिल्लाया। सर, हाँ सर, सैनिकों ने एक स्वर में जवाब दिया। थोर पर टेसा और अन्य लोग जल्द ही आ गए। युद्ध पादरी ने प्रशिक्षित नज़र से बड़ी हुई ढालों का मूल्यांकन किया और फिर अपने लड़ाकू बफल्स का इस्तेमाल किया, जिससे भालों और सैनिकों और अग्रिम पंक्ति के अभिजात वर्ग के कवच पर सुनहरा चमक आ गई। ये सामान्य दिनचर्या से केवल एक छोटा सा बदलाव था। काल ने ढालों को बढ़ाया, जो हिल जायंट्स के रेंज में आने से पहले आसानी से पूरा हो गया।
हालांकि हॉक उन्हें देख सकता था। वे आगे बढ़ रहे थे और कमांडरों का एक बड़ा समूह दाईं ओर की ओर आ रहा था, उसी तरह की रणनीति जिसका इस्तेमाल काल और उनकी टीम ने अतीत में रॉयल रैंक जायंट्स को नीचे गिराने के लिए किया था। अगर वे हत्या की तकनीकों में इंसानों जितने अच्छे होते तो काल चिंतित होता, लेकिन अतिरिक्त 20 कमांडर कोई बड़ी बात नहीं थी। उनके पास शिक्षकों की थोड़ी कमी थी। खैर, काल ने देखा अपनी टीम के साथ 3 लोग ही इस पूरे सेक्शन में नियुक्त किए गए थे, जबकि आमतौर पर कम से कम 6 या 7 लोग होते। फिर एक आखिरी टीम जॉगिंग करती हुई उनके पास आए, उनके चर्च के लबादों के सफ़ेद रंग को उजागर करने वाले गनब्लू कवच। बॉब की तरह वे सभी भारी कवच वाले योद्धा थे, और बॉब की तरह उन सभी ने शानदार हास्यास्पद हेलमेट पहने हुए थे। राजकुमारी राय, कमांडरों, हमें आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पादरी द्वारा यहाँ भेजा गया है। विशेष बल टीम 808 रिपोर्ट कर रही है। अग्रणी स्थिति में बैठे व्यक्ति ने घोषणा की। टीम में 3 पुरुष और 2 महिलाएं थीं, सभी लगभग एक जैसे कपड़े पहने हुए थे, या शायद एक असाधारण रूप से पतला पुरुष था। लबादों और व्यवहारिक कवच के साथ ये बताना मुश्किल था, लेकिन एक स्पष्ट रूप से महिला थी, क्योंकि उसकी छाती की प्लेट के वक्र से यह बहुत स्पष्ट था कि उसे अतिरिक्त निकासी की आवश्यकता थी। आपकी विशेषता क्या है? हम आपको नौकरी दिलवाएंगे, काल ने जवाब दिया, जबकि राय खुशी से इधर उधर घूम रही थी। उन्होंने पहले उसे संबोधित किया था। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने उसे राजकुमारी भी कहा था। ये स्पष्ट रूप से अभिजात वर्ग के अभिजात वर्ग थे, उनके त्रुटिहीन निर्णय और परिष्कृत स्वाद के साथ। हम सभी जादुई शूरवीर हैं। कमांडर रैंक के जादूगर भारी लड़ाई में प्रशिक्षित हैं, टीम के नेता ने उन्हें सूचित किया। दाना ने उन्हें उत्सुकता से देखा और दाईं ओर की महिला ने उसे एक आंख मारने के लिए अपना छज्जा उठाया। आप भारी लड़ाई में जादूगरों को क्यों प्रशिक्षित करेंगे? दाना ने उत्सुकता से पूछा। हमारे पास सबसे अच्छी बाधाएं हैं। हमारे पास आक्रामक जादू है, लेकिन औसत जादूगर की कमजोरी क्या है? वे कमजोर हैं और करीबी मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। हमारा प्रशिक्षण उस नुकसान को नकार देता है। क्या आप इसे सीखना चाहेंगे? मैंने आपकी फाइल में पढ़ा है कि आपके पास एक शून्यकरण अवरोध है, और एक उन्नत अवरोध कौशल एक नियुक्ति के लिए विचार किए जाने वाले आवेदन आवश्यकताओं में से एक है। विशेष बल की महिला ने उत्तर दिया। अरे, मेरा दाना जादूगर नहीं चुराना, लेकिन मैं सहमत हूँ, आपकी तकनीक सीखना उसके लिए उपयोगी हो सकता है। काल ने आधे मजाक में उत्तर दिया। फिर देखो और सीखो। पहली चीज़ तलवार सीखना होगा, जिसमें समय लगता है, लेकिन अगर तुम सीखने के बारे में गंभीर हो तो हमारे पास इसके लिए एक धोखा है। तुम लड़ाई के बाद तय कर सकते हो कि तुम कोशिश करना चाहते हो या नहीं। महिला ने उत्तर दिया, काल को अनदेखा करते हुए दाना से बात करने के लिए। दूर से हिल जायंट युद्ध के सींगों की आवाज़ सुनाई दी, और काल ने 30 कमांडरों के एक समूह को अलग होते देखा, फ्लैंक से आगे बढ़ते हुए और खुद को मुख्य हमले से अलग करते हुए। ऐसा लगता है कि वे तुम्हें चुनौती दे रहे हैं। 100%, बॉब ने नोट किया। हाँ, मुझे लगता है कि हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए। राय, जब गोलेम हमारे साथ आते हैं तो तुम यहाँ अपना पत्थर फेंकने का प्रदर्शन क्यों नहीं करते? तेज गति से आने वाले छोटे पत्थरों को या तो टूट जाना चाहिए या आने वाले पत्थरों को रोक देना चाहिए, काल ने सुझाव दिया। एंटी एयरक्राफ्ट स्पाइडर, राय ने उलझन में उत्तर दिया। एंटी एयरक्राफ्ट स्पाइडर, फिर आप जो भी लाइन में आता है उसे छुरा मार सकते हैं, काल ने पुष्टि की। काल ने समूह को फ्लैंक से बाहर निकाला, विशेष बलों की टीम के साथ अपने 8 व्यक्ति दस्ते में कुछ संख्याएं जोड़ने के लिए। गोलेम्स के साथ ये 15 था, जो एक अच्छी गोल संख्या थी। दुश्मन ने जो भेजा था उसका आधा, और इतना कि वे एक रक्षात्मक गठन कर सकें। विशेष बलों की टीम आगे बढ़ी, और काल ने देखा कि कैसे उन्होंने एक मंत्र के साथ अपने ब्लेड को लंबे ब्लेड वाले भालों में बदल दिया। यह एक उपयोगी क्षमता थी, और इसने उन्हें अतिरिक्त पहुंच प्रदान की जिसकी उन्हें हिल जायंट्स जैसे बड़े लक्ष्य से लड़ने के लिए आवश्यकता थी। काल ने अपने बफ्स का पूरा सूट लाया, जिससे थोर और गोलेम्स आकार में बढ़ गए, जबकि उनकी गति बढ़ गई। मेरे निशान पर, काल ने अंतिम कुछ ढालों पर अर्थ शील्ड तैयार करते हुए कहा, साथ ही थोर के सिर पर वार किया और अपने मॉल में फ्लेमिंग बॉडी की 5 परतें जोड़ीं। अपनी बढ़ी हुई ताकत का इस्तेमाल करते हुए वह जादुई शूरवीरों के सिर के ऊपर से आगे बढ़ा और अपने लक्षित हिल जायंट के क्लब को चकनाचूर कर दिया। मॉल अभी भी आगे बढ़ रहा था, और काल ने विशाल के कंधे पर बड़े आकार के हथौड़े को पटकते हुए स्पेल स्टैक को फिर से सक्रिय कर दिया। हिल जायंट अपने घुटनों पर गिर गया और स्पाइडर गोलेम हमलावरों के पीछे के किनारों की ओर उछल पड़े। काल के उतरने से पहले ही शूरवीर युद्ध में थे। उन्होंने अपनी अलौकिक शक्ति की कमी की भरपाई के लिए स्पेल ब्लेड की तरह ही एक मूवमेंट स्किल का इस्तेमाल किया था, और भालों के दिग्गजों पर वार करने के कारण उनके ब्लेड धुंधले हो गए थे। थोर काल के बगल में दौड़ा और उसने घायल जायंट को जमीन पर गिराया और फिर ग्रैंड का इस्तेमाल करके अपने हाथ की एक लहर से उसकी गर्दन को चीर दिया। फिर योद्धाओं के आगे बढ़ने के साथ ही यह अगले पर चला गया और दाना के मंत्र ऊपर से सीटी बजाते हुए ऊपर चले गए।
काल देख सकता था कि शूरवीर जादूगरों के जादू का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वे उन्हें अपने हथियार हमलों के जवाब में बिल्कुल नज़दीक से इस्तेमाल कर रहे थे। यह एक रक्षात्मक योद्धा के लिए एक अविश्वसनीय रूप से आक्रामक लड़ाई शैली थी, लेकिन उनकी बढ़ी हुई गति इसे काम कर रही थी। अध्याय 377 अंधे होकर लड़ना। मॉर्गना का भ्रष्ट जादू हमलावरों को नष्ट कर रहा था और उनकी हरकतों को धीमा कर रहा था, जबकि अचानक आए बर्फीले तूफान ने 20 मीटर से ज़्यादा दूर की हर चीज़ को सफ़ेद दीवार में बदल दिया। इंसानों के लिए यह बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हिल जायंट्स के लिए, जो 5 मीटर से ज़्यादा लंबे थे, इसने वास्तव में लड़ाई को थोड़ा ज़्यादा समस्याग्रस्त बना दिया। वे केवल अपने सबसे नज़दीकी लड़ाकों के साथ क्या हो रहा था ये देख सकते थे, और जो दूर थे वे धुंधले थे, जिससे लक्ष्यों को पहचानना मुश्किल हो रहा था। काल ने जल्दी से समझ लिया और अपने प्यारे सफ़ेद लबादे को पहन लिया, जिससे उसके रूप की रूपरेखा बर्फ में धुंधली दिखाई देने लगी, क्योंकि वह अपना हमला जारी रखता था। स्पेशल फोर्स की टीम पहले से ही सफ़ेद रंग में थी, लेकिन इस बदलाव ने बॉब को उसके चांदी और काले रंग के परिधान में और भी अलग बना दिया। जमीन पर रखे टोटेम से समूह के किनारे आग के गोले निकले, जहां दिग्गजों को उनसे छुटकारा पाने के लिए अपने पार्श्व या पीठ को उजागर करना होगा, और रेमी लोट्स और दाना के बीच प्रतीक्षा करने के लिए बाहर निकल गई, जबकि उसने अपनी चेन लाइटनिंग फायर की और अपने टोटेम के लिए स्थानों को बदल दिया। सर्ज अटैक। नाइट्स के नेता ने घोषणा की, क्योंकि वे टीम के गठन के भीतर पीछे हटने के लिए एक साथ आगे बढ़े। काल को यकीन नहीं था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन उसने किसी भी तरह से अभिजात वर्ग के ऊपर एक गुंबद के रूप में पृथ्वी शील्ड की जाली लगाई। पत्थरों की एक बौछार पत्थर पर गिरी, जो जादू से चमक उठी, क्योंकि शूरवीरों ने मिश्रण में अपनी ढालें जोड़ दी, और फिर पत्थर टूट गया, जिससे बोल्डर जादुई ढालों से उछल गए। काल ने बौछार खत्म होने का इंतजार नहीं किया। उसने अपने ब्लेड पर स्विच किया और वापस लड़ाई में चला गया, दिग्गजों को काटते हुए, जैसे ही गोलेम ने अपनी हमले की गति बनाए रखी। वे इतने फुर्तीले थे कि हिल जायंट्स उन्हें घेरने की कोशिश करने के बावजूद उन्हें मार नहीं पाए या गंभीर रूप से घायल भी नहीं कर पाए। काल ने सोचा कि युद्ध शक्ति में इतनी वृद्धि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन राय ने एक स्तर हासिल कर लिया था, और इससे काल से मिलने वाले बफ से मिलने वाला बोनस बढ़ गया। वे बफ्स गोलेम्स तक पहुंच गए, और यह निश्चित रूप से ध्यान देने योग्य था। वे पहले की तुलना में थोड़े होशियार भी लग रहे थे, और उनकी तकनीकें विकसित हो रही थीं। वे न केवल हमला कर रहे थे, बल्कि वे पैरों के बीच से छलांग लगा रहे थे, लक्ष्यों के बीच कूदने के लिए कवच पर चढ़ रहे थे, और आमतौर पर मकड़ियों की तरह व्यवहार कर रहे थे। वे न केवल एक खतरा थे, बल्कि एक उपद्रव भी थे, जो हिल जायंट्स को उनकी अनियमित हरकतों और उनकी रणनीति से परेशान कर रहे थे, जिनका कोई तो क्या कारण नहीं था। मकड़ी का प्राथमिक लक्ष्य हर समय अधिकतम नुकसान पहुंचाना नहीं था, जैसा कि गोलेम्स पहले करते थे। मकड़ी का प्राथमिक लक्ष्य शिकार करते समय कुचले न जाना था। मकड़ी का मुख्य लक्ष्य हर समय अधिकतम नुकसान पहुंचाना नहीं था, जैसा कि गोलेम पहले करते थे। मकड़ी का मुख्य लक्ष्य शिकार करते समय कुचले नहीं जाना था। अपने जालों को ऐसी जगह न रखें जहां उन पर सीधे बारिश हो, और भोजन की ओर जाते समय कुचले न जाएं। यही मकड़ी का तरीका था। इसलिए वे एक लक्ष्य से दूसरे लक्ष्य की ओर रेंगते हुए छुरा घोंपते, काटते और कभी कभी मार भी डालते। काल ने सोचा कि वे जो कुल नुकसान कर रहे थे वह कोई कम नहीं था, लेकिन हिल जायंट्स के बीच उन्होंने जो अराजकता फैलाई थी वह बहुत अधिक थी। वह उन्हें दोष भी नहीं दे सकता था। पैरों के लिए रेजर ब्लेड वाली एक विशाल मकड़ी आपकी कमर के नीचे दौड़ रही थी या आपकी पीठ पर रेंग रही थी, ये बहुत ही परेशान करने वाला था। क्या वह किसी चीज़ से नहीं डरता? काल ने शूरवीरों में से एक को पूछते हुए सुना जब वे फिर से युद्ध में शामिल हुए। निश्चित रूप से हिल जायंट्स से नहीं, ये तो पक्का है। दाना हंसा। नाइट्स ने काल के चारों ओर आगे बढ़ते हुए हिल जायंट्स से भिड़ने के लिए हंसी उड़ाई। ज्यादातर जायंट्स पहले से ही घायल थे, और स्पाइडर गोलेम्स द्वारा लगाए गए लेसरेट बड़े हुए घावों से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। एलिट्स की अपरंपरागत रणनीति के खिलाफ लड़ना हिल जायंट्स को अपने जादू के साथ रचनात्मक होने के लिए मजबूर कर रहा था। ठीक वैसे ही जैसे काल ने पाइक लाइन की ढालों पर किया था, वे बाधाओं के साथ अपने कवच को मजबूत कर रहे थे। इसने सभी को जोड़ों पर निशाना लगाने के लिए मजबूर किया, जिन्हें पत्थर की एक कठोर परत के साथ कवच नहीं बनाया जा सकता था। ये हताहतों की संख्या को धीमा कर रहा था, लेकिन हिल जायंट्स दर्द और खून की कमी से धीमे हो रहे थे, जो कि उनके ठीक होने से कहीं ज्यादा तेज था। काल ने अपने मॉल पर वापस स्विच किया। अगर वे तीरों को विफल करने के लिए अवरोध लगाने जा रहे थे, तो उसे बस अपने कामचलाऊ बाधा हटाने वाले उपकरण का उपयोग करना होगा। काल के प्रहार से एक विशालकाय की छाती के मध्य भाग पर प्रहार होने से एक विशालकाय बर्फीले तूफान में उड़ गया, जिससे कमांडर रैंक का अवरोध और उसके पीछे का कवच टूट गया तथा एक स्थिर चेन लाइटनिंग हमला हुआ जो शेष बचे बल में फैल गया। बर्फीले तूफान ने हर अवरोध और उजागर मांस के टुकड़े को चीर दिया, जिससे दिग्गजों की गति धीमी हो गई, जबकि बिजली ने उनकी नसों को जला दिया। पहाड़ी दिग्गज लड़ाई हार रहे थे, और उन्हें अभी तक एहसास भी नहीं हुआ था कि उन्हें घेर लिया गया है।
स्पाइडर गोलेम पीछे चले गए थे जबकि शूरवीर बाईं ओर चले गए थे और ओफेलिया दाईं ओर बॉब के साथ शामिल हो गई। उनमें से कोई भी इतना दूर नहीं देख सकता था कि यह समझ सके कि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं है, और एक दूसरे को दिए गए उनके निर्देश सीधे विरोधाभासी थे क्योंकि हर दिग्गज एक अलग दिशा का सामना कर रहा था। दाना और मोर्गाना ने काल के सामने दोनों को काट दिया और जब वह आगे बढ़ा तो उसने खुद को दिग्गजों के घेरे के बीच में पाया और हर कोई उसकी ओर पीट करके खड़ा था। खोपड़ी के पीछे एक मुल्ला प्रहार ने उसे दूसरे असुरक्षित सिर पर छलांग लगाने के लिए तैयार किया, फिर एक तीसरा झटका कंधे पर गिरा जिससे तीसरे दिग्गज की कुल्हाड़ी जमीन पर गिर गई और वह रक्षाहीन हो गया। रैमी, तुम बर्फीले तूफान को खत्म कर सकते हो, वे सभी मर चुके हैं। काल ने घोषणा की कि जब कुछ भी नहीं चल रहा था और वह अपनी टीम के सभी हाथापाई करने वाले लड़ाकों को देख सकता था। बर्फीला तूफान कम हो गया और उन्हें राय का पूरा एंटी प्रोजेक्टाइल मोड देखने को मिला जो अपनी स्थिति के 100 मीटर के भीतर हर बोल्डर को मार गिरा रही थी। एंटी एयरक्राफ्ट गन भी उतनी प्रभावी नहीं थी और उसके छोटे पत्थर बड़े पत्थरों को इतनी जोर से मार रहे थे कि वे पाइपलाइन से दूर जमीन पर गिर रहे थे, जबकि आरोही रैंक के बोल्डर पूरी तरह से टूट गए। वह पत्थर की एक चबूतरे के ऊपर खड़ी थी जिसे हर कोई देख सकता था और हिल जायंट्स को चिढ़ा रही थी जिनका दूर से हमला इस फ्लैंक पर पूरी तरह से निष्प्रभावी हो गया था। क्या वह हमेशा से इतनी नाटकीय रही है? शूरवीरों में से एक ने पूछा। लोट्स ने हंसी और डग ने अपनी आंखें घुमाईं। तुमने अभी तक कुछ नहीं देखा है, बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक वह वास्तव में लुढ़क न जाए। अभी राय के नाटकीय होने का पूर्वावलोकन है। टेसा ने सिर हिलाया। तुम उस दिन यहाँ नहीं थे जब उसने बाकी सेना को हमला करने के लिए उकसाने के लिए रॉयल रैंक हिल जायंट को लटकाया और सूली पर चढ़ाया, क्या तुम थे? वह नाटकीय था। या वह दिन जब उसने स्पाइडर गोलेम को आरोही रैंक जायंट्स के माध्यम से भेजा, बिना किसी को मारे 15 मिनट में उनमें से सैकड़ों को अपन कर दिया? पुरुष नाइट ने सिर हिलाया। समझ गया, राय को बयान देना पसंद है। क्या दूसरों में से कोई इतना ध्यान आकर्षित करने का शौकीन है? काल ने पीछे देखा कि थोर टेसा और डग द्वारा अपना सिर खुजा रहा था। हाँ और नहीं, थोर को ध्यान आकर्षित करना पसंद है, हर समय सारा ध्यान, लेकिन नाटकीय तरीके से नहीं। वह बस लोगों से मिलना जुलना पसंद करता है। लोट्स ने सहमति में सिर हिलाया। लाइटनिंग सिरो एक पैक जानवर है और उसे अपने अस्थायी पैक से अलग होना पसंद नहीं है। थोर निश्चित रूप से समूह में सबसे प्यारा व्यक्तित्व है। अध्याय 378। क्या तुमने दिखावा करना बंद कर दिया है? काल ने समूह को बाकी हिल जायंट्स की ओर मोड़ दिया जो अब मनुष्यों पर हमला करने के लिए तैयार हो रहे थे क्योंकि राय ने उनके बोल्डर बहिराज को रोक दिया था। वे बैठकर मनुष्यों द्वारा पूरी तरह से हमला करने की ताकत जुटाने का इंतजार नहीं करने वाले थे जैसा कि पिछली बार वे यहाँ थे। इसलिए उन्होंने हमला किया, लेकिन काल ने भी ऐसा ही किया, जिससे लाइन के अंत में पाइक लाइन के बजाय मुड़ने और उसका सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब उसने हमला किया तो उसे हवा में शक्ति का निर्माण महसूस हो रहा था, लेकिन काल ने इसे हिल जायंट्स द्वारा किए जा रहे काम के रूप में खारिज कर दिया। अगर वह उनमें से पर्याप्त लोगों को मार सकता है तो समूह का जादू खत्म हो जाएगा और यह इसका अंत होगा। हस्ट सक्रिय होने के साथ काल ने स्पाइडर गोलेम्स को छोड़कर बाकी समूह को पीछे छोड़ दिया जो उसके साथ हिल जायंट लाइनों में चले गए। तीनों ने आरोही दिग्गजों के अंगों को काट दिया और उन्हें घायल कर दिया क्योंकि वे कमांडरों की ओर बढ़ रहे थे। ये वही रणनीति थी जिसका इस्तेमाल स्पाइडर गोलेम्स ने किया था, लेकिन काल और हिल जायंट्स के पास अभी भी इसका कोई अच्छा जवाब नहीं था। उन्होंने पत्थर के स्पाइक्स फेंके, लेकिन वे बहुत धीमी गति से चले और काल या तो उनके चारों ओर चले गए या जब वे गुजरे तो उन्हें काट दिया। उन्होंने पत्थर फेंके, लेकिन आरोही रैंक के हमले केवल तभी उनके अवरोधों से टकराए जब वे उनके लक्ष्य पर लगे। समूह के बाकी लोग कुछ चिल्ला रहे थे, लेकिन काल लड़ाई की आवाज़ के कारण कुछ समझ नहीं पाया। वे करीब थे और उनकी परिधीय दृष्टि ने बताया कि वे बिना किसी घायल के अपनी स्थिति बनाए हुए थे। वह बस थोड़ा धीमा हो जाएगा और उन्हें फिर से इकट्ठा होने देगा। फिर राय काल के बगल में था, उनकी टीम में एक चौथा सदस्य जोड़ रहा था और उसे मकड़ियों की तिकड़ी के कारण होने वाली हताहतों की संख्या के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए दौड़ने पर मजबूर कर रहा था। आप और नहीं रोक सकते थे, है न? काल हंसा। उन्होंने पत्थर फेंकना बंद कर दिया। दूरी पर हिल जायंट्स टूट गए और भाग गए क्योंकि एक और समूह लाइन से आगे बढ़ गया। ऐसा लग रहा था कि काल की आक्रामक रणनीति कुछ अन्य कमांडरों पर भी असर डाल रही थी और हिल जायंट्स इससे खुश नहीं थे। लेकिन भले ही हिल जायंट्स पीछे हट रहे थे, लेकिन काल के इर्द गिर्द बढ़ती ताकत की भावना कम नहीं हो रही थी। काल, जहां हो वहीं रहो और हिलना मत, मैजिक नाइट्स में से एक ने चेतावनी दी। काल रुक गया, ये सोचकर कि क्या उसने किसी तरह का जादुई जाल, शायद कोई लैंडमाइन ट्रिगर किया है। लेकिन जब उसने ऐसा किया तो उसने देखा कि जब वह लड़ रहा था तो दूसरे उसे किस बारे में चेतावनी देने की कोशिश कर रहे थे। हवा में एक चक्कर था, किसी तरह के जादू के कारण विकृति, और यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह पहचानता था। प्रभाव संघनित होने लगा था जिससे विकृति से बाहर देखना असंभव हो गया था,
लेकिन हॉक की जानकारी से उसे पता था कि कमांडर रैंक जायंट्स का एक छोटा समूह उनकी ओर भाग रहा था। भले ही वह 1 सेकंड के लिए इस स्थान पर फंस गया हो, गोलेम 1 मिनट से भी कम समय में इसे संभाल सकते हैं। फिर वास्तविकता मुड़ने लगी और काल को लगा कि वह गिर रहा है, एक शून्य में फेंका जा रहा है जिसे उसकी कोई भी बढ़ी हुई इंद्रियां भेद नहीं सकती, एक ऐसा स्थान जहां समय भी मौजूद नहीं लगता। फिर यह सब रुक गया और उसने खुद को अपने सामने खड़ी अपनी छवि को पूरी तरह से देखते हुए पाया, सजीव लेकिन समय में जमे हुए। पहले एडवांसमेंट ट्रायल में आपका स्वागत है। कृपया अपना मनचाहा इनाम चुनें। खुद के पुतले के ऊपर हवा में दिखाई दिया। ये डरावना था। छवि में उसके सफ़ेद लबादे में छोटा सा फटा हुआ हिस्सा और लड़ाई के दौरान उसे लगा ताज़ा खून भी था। उसकी छवि के चारों ओर ज़मीन पर 6 बक्से दिखाई दिए। उनमें से 3 हीरे के साथ चांदी के थे, 2 बड़े सुनहरे बक्से माणिक से जड़े हुए थे और एक छोटा बंद संदूक जो समृद्ध बैंगनी क्रिस्टल से बना था। वह एक काली जंजीरों में लिपटा हुआ था जो एक नर्म छाया दे रहा था, जैसे कि संदूक की सामग्री को सक्रिय रूप से रोक रहा हो। काल ने अपने विकल्पों को देखने के लिए संदूकों की अंगूठी का चक्कर लगाया। तीनों चांदी की संदूकों में सभी सिक्कों के ढेर पर नीचे की ओर मुंह करके रखी हुई सरल बंधी हुई कौशल पुस्तकें थीं। दोनों सुनहरे संदूकों में कई अलंकृत कौशल पुस्तकें थीं जिनकी रीढ़ ऊपर की ओर थी ताकि काल उन्हें पढ़ सके। दिव्य शून्यकरण बाधा, टाइटैनिक क्रोध, टेक्टोनिक शिफ्ट, पुनर्जन्म। प्रत्येक मंत्र पुस्तक एक मंत्र का उन्नत संस्करण थी जिसमें या तो उसके जानवरों में से कोई एक या समूह में कोई व्यक्ति विशेषज्ञ था। किताबों के नीचे कपड़े में लिपटे बंडल और सोने के सिक्के और रत्नों के निशान थे। इसमें कोई न कोई पेंच जरूर था। कोई भी व्यक्ति बिना किसी अच्छे कारण के कम इनाम नहीं चुनता, तो फिर उसे चुनने की क्या जरूरत थी। काल को लगा कि जब वह आखिरी डिब्बे की तरफ बढ़ा तो उसे कोई देख रहा था। ये सुंदर था लेकिन छोटा था। इसमें ऐसा क्या हो सकता था जिसे इस तरह से बांधा जाए। उसे निश्चित रूप से वह इनाम नहीं चाहिए। उसे ये भी नहीं पता था कि डिब्बे में क्या है। लेकिन अगर उसे नहीं पता था कि डिब्बे में क्या है तो वह कुछ भी हो सकता है न? ऊपर की ओर घोषणा में कहा गया था कि इसे फर्स्ट एडवांसमेंट ट्रायल कहा जाता है। इसलिए इनाम सिस्टम की शक्ति में सुधार करने और उसके कौशल को आगे बढ़ाने से संबंधित होने चाहिए। जिससे ये थोड़ा अजीब लगा कि इनाम उसके लिए नहीं थे, वे ज़्यादातर उसके समूह के सदस्यों के लिए थे। शायद वह टीम के सभी लोगों के लिए चुन रहा था। ट्रायल्स और डनगॉन को भव्य समूह रोमांच माना जाता था जहां सभी को पुरस्कार मिलते थे, लेकिन वे एक टीम के रूप में किए जाते थे। काल ने कभी नहीं सुना था कि वे पहले से पुरस्कार सूचीबद्ध करते हैं, लेकिन अधिकांश वास्तविक जानकारी गोपनीय थी और जो फैलाया गया था वह अफवाहें और बाढ़ कहानियां थीं। यदि वह पूरे समूह के लिए चुन रहा था तो कोई भी संदूक विकल्प के रूप में सही नहीं था। उनमें से 5 में सभी को समान हिस्सा मिलने के लिए पर्याप्त मात्रा में नहीं था, जबकि अंतिम में अज्ञात सामग्री थी। क्या कोई मार्गदर्शक है? क्या मैं जान सकता हूं कि मैं सभी के लिए चुन रहा हूं या सिर्फ अपने लिए? काल ने अजीब मंचन क्षेत्र में जोर से बोलते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। खैर, यहाँ कुछ और करने के लिए नहीं था, इसलिए काल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और शून्य में मानसिक ज्वाला पर ध्यान केंद्रित किया, जैसा कि भाई चेन ने उसे ध्यान करने और अपने दिमाग को साफ करने के लिए सिखाया था। एक बार जब उसे यकीन हो गया कि वह स्पष्ट रूप से सोच रहा है, तो काल ने अपनी आंखें फिर से खोलीं और किस्मत के लिए अपने ड्रैगन स्केल पेंडेंट को रगड़ने और बैंगनी क्रिस्टल चेस्ट को छूने से पहले एक बार फिर बक्सों की जांच की। एपिक रैंक रिवॉर्ड के लिए टियर 3 कठिनाई चुनें। YN। हवा में उड़ते शब्दों ने काल के मन को शांत करने में मदद की। शायद पुरस्कार सीधे तौर पर कोई विकल्प नहीं थे, बल्कि पूरा होने पर आपको क्या मिल सकता है इसका प्रतिनिधित्व करते थे। इसका मतलब था कि परीक्षण में 3 कठिनाई स्तर थे और यह सबसे ऊंचा होना चाहिए। हाँ, शुरुआती चरण 1, एपिक रैंक व्यक्तिगत परीक्षण। दृश्य फिर से बदल गया और काल उस जगह पर खड़ा था जो युद्ध के मैदान की तरह दिख रहा था, जहां से वह अभी निकला था। केवल दोनों सेनाएं चली गई थीं और वहां केवल वह और उसके जानवर थे। थोर युद्ध के मैदान में इधर उधर घूमता रहा। शून्य में लंबे समय तक रहने के बाद काल के पक्ष में वापस आने से खुश था, जबकि रे ने जल्दी से अपने गोलेम को बुलाया और लड़ाई के लिए तैयार हो गई। बेतरतीब ढंग से नई जगहों पर दिखाई देना लड़ाई का मतलब था। ऐसा नहीं था कि उसे बचाया जाना था, इसलिए ये सबसे ज्यादा मारक होने का इनाम होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि यह कोई शब्द है, काल ने उसे बताया। ये होना चाहिए। अध्याय 379 प्रथम उन्नति परीक्षण। परीक्षण 5 सेकंड में शुरू होता है। दूरी पर युद्ध का मैदान बदलने लगा और बैंगनी रंग के दानवों का एक समूह बना, जिसमें एक विशाल 4 भुजाओं वाला नेता उनके बीच खड़ा था। मुझे आश्चर्य है कि क्या उनका स्वाद अच्छा है, हॉक ने सोचा। छोटे वाले थोड़े दुबले पतले हैं, मैं उन्हें एक ही टुकड़े में खा सकता हूँ। रेमी ने सहमति जताई। वे केवल 1.5 मीटर लंबे थे, उसकी आधी लंबाई के, इसलिए सिद्धांत रूप में यह संभव हो सकता है, लेकिन फिर भी उसके आकार के सांप के लिए उनके मुंह में जाने की कोशिश करना एक बड़ी वस्तु होगी।
दानव पहले से ही गति में थे और वे पागलपन की हद तक तेज थे, हस्ट बढ़ाए गए स्पाइडर गोलेम से लगभग दोगुने तेज। काल ने चुपचाप शाप दिया और आश्चर्य किया कि उसने महाकाव्य कठिनाई क्यों चुनी। वह परीक्षण घोषणा मजाक नहीं थी। अगर उसने इस समूह को हरा दिया तो यह महाकाव्य होने वाला था, और यह केवल चरण एक था। काल आदेश देने ही वाला था कि अचानक सबसे बड़ा दानव उसके सामने प्रकट हुआ, चारों हाथ उस पर ब्लेड लहरा रहे थे। उसने पृथ्वी शील्ड को पत्थर की दीवार की तरह ऊपर उठाया और ब्लेड के बाधा में गहरे कट जाने पर पीछे की ओर कूद गया। दानव की एक लात ने क्षतिग्रस्त बाधा को चकनाचूर कर दिया और वह फिर से उसके पीछे आ गया। रे, गोलेम को मेरी सहायता के लिए भेजो, जबकि तुम में से बाकी लोग छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो, काल ने निर्देश दिया। रैमी थोर की पीठ पर चढ़कर टेसा की सामान्य जगह पर आ गया और भीड़ में चेन लाइटनिंग फेंकना शुरू कर दिया। छोटे दानव क्षति से काले हो गए, और जब हॉक ने लाइटनिंग के पीछे अपने आग के गोले भेजे तो कई दानव मर गए, लड़खड़ाते हुए और मुंह के बल गिरते हुए, क्योंकि उनकी गति उन्हें आगे ले गई। हमने इसे पा लिया है, थोर ने घोषणा की। उन्हें विश्वास था कि वे बड़ी संख्या को नेता से दूर रख सकते हैं। हाँ बॉस, हम बैंगनी भोजन को तलेंगे, जबकि आप उस व्यक्ति से बहस करेंगे जो सोचता है कि वह रे की तरह ही छुरा घोंप सकता है। रैमी सहमत हो गया। काल ने अपना ब्लेड घुमाया, स्पाइडर गोलेम्स के हमले के दौरान हमलों का दौर रोका। एक ने कंधे पर जोरदार प्रहार किया, लेकिन दूसरे ने ब्लेड को पैर पर मार दिया, जिससे मामूली क्षति हुई। फिर काल की बाह में दर्द हुआ और हॉक झुंझलाहट में चीख उठा। क्षति फैलती है, अगर यह हम में से किसी को लगती है तो ये सभी को लगती है, पक्षी ने शिकायत की। ये सबसे क्रूर रूप से शक्तिशाली कौशल था जिसके बारे में काल ने कभी सुना था। क्षेत्र पर हमले काफी बुरे थे, लेकिन वे आमतौर पर एक बड़े क्षेत्र में अपना नुकसान फैलाते थे, जिससे कई लक्ष्यों को थोड़ा नुकसान होता था। ये कौशल तलवार के वार से आसपास की हर चीज को पूरा नुकसान पहुंचाता था। बड़ा दानव मुस्कुराया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि काल उसके कौशल के प्रभाव को समझता है। फिर उसने उस पर हमलों की झड़ी लगा दी, बस हर ब्लेड से थोड़ा नुकसान पहुंचाने का लक्ष्य रखते हुए, एक भी हिट मारने का नहीं। ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। अगर यह हर बार उसे थोड़ा सा घायल कर देता तो यह पूरी टीम को थका देता। दानव दोहरे जोड़ वाला था, और यह अपनी पीठ के पीछे भी उतना ही हमला कर सकता था जितना कि अपने सामने की तरफ, जिससे उसे कम से कम ब्लाइंड स्पॉट मिलता और गोलेम के लिए कोई वास्तविक रक्षाहीन पक्ष नहीं होता जिसका फायदा उठाया जा सके। लेकिन रिफ्रेशिंग लाइटनिंग ने काल की टीम को ठीक होने में मदद की, और नुकसान पहले से ही कम हो रहा था। अगले 2 सेकंड में 4 और हमले काल की रक्षा को भेदते हुए आगे बढ़े, और उन्हें एहसास हुआ कि रिफ्रेशिंग लाइटनिंग लंबे समय तक पर्याप्त नहीं होगी। कौशल अंक 11। काल को उम्मीद थी कि यह कुछ हासिल करने के लिए पर्याप्त था। हमले के कौशल थे, लेकिन इस पागल दानव को हराने की दौड़ में इससे बहुत मदद नहीं मिलेगी, और वे बहुत महंगे हो सकते हैं। रक्षात्मक कौशल 10 अंक। बाधा कास्ट या लक्षित जानवर के ऊपर एक बाधा खड़ी करता है। 10 अंक। बेस्टियल रीजनरेशन, लक्ष्य की उपचार दर को टी या एक पुनर्जीवित जानवर के स्तर तक बढ़ाता है। 10 अंक। ताज़ा करें, लगातार सहनशक्ति बहाल करता है। ये कुछ न होने से बेहतर था। 10 अंक खर्च किए गए, बेस्टियल रीजनरेशन हासिल किया। काल ने पीछे हटे ही अपनी टीम के हर सदस्य पर जल्दी से जादू कर दिया, और स्पाइडर गोलेम्स ने अतिरिक्त नुकसान न उठाने की पूरी कोशिश की। टियर 3 रक्षात्मक कौशल उपलब्ध, ट्रोलिश पुनर्जनन 20 अंक। टियर 3 कौशल बीस्ट मास्टर और सभी सक्रिय बीस्ट पर सक्रिय होते हैं। काश उसके पास अभी इसके लिए अंक उपलब्ध होते। काल ने एक और पैरी मिस की और एक ब्लेड दोनों बाधाओं को काटते हुए उसके बाजू में घुस गया, लेकिन घाव कुछ सेकंड में बंद हो गया और दर्द गायब हो गया। ये बहुत बेहतर था, लेकिन टेसा ने इस लड़ाई के बाद उसका कवच देखा तो वह उसे मारने जा रही थी। स्पाइडर गोलेम्स ने पैर के जोड़ों पर निशाना साधते हुए नीचे से हमला किया और डेमोनिक बॉस लड़खड़ा गया। यही काल के लिए मौका था। उसने अपने ब्लेड को अपने दिमाग में गायब होने दिया और आगे की ओर छलांग लगाकर डेमन की ऊपरी भुजाओं को अपने नीचे दबा लिया और अपने पैरों को उसके सीने के चारों ओर लपेट लिया। जीव के चेहरे पर शुद्ध आश्चर्य और फिर कुछ ऐसा दिखा जो लगभग क्रोध जैसा था, लेकिन प्रशंसा की भारी खुराक के साथ जब स्पाइडर गोलेम्स ने उसकी पीठ में गहरे छेद किए। इसने बैंगनी रक्त उगल दिया, फिर अपने निचले हाथों से काल को युद्ध के मैदान में फेंक दिया और फिर अपने ब्लेड गिराकर गोलेम पर हमला कर दिया। यह अपने पंजों से ब्लेड से ज्यादा तेज था, और भले ही खरोंच ज्यादातर गोलेम के अंगों पर अर्थ शील्ड से नहीं निकल रहे थे, फिर भी यह काफी हद तक नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन इसकी पीठ से भी बहुत ज्यादा खून बह रहा था, और लेसरेट इसे सामान्य रूप से ठीक होने से रोक रहा था। काल ने अपनी बढ़ी हुई ताकत का हर हिस्सा इस्तेमाल किया और अपने हाथों में मॉल लेकर युद्ध में वापस आ गया। बड़े आकार के हथियार से सही तरीके से वार करना असंभव हो सकता था, लेकिन उसे इसकी जरूरत नहीं थी। कोई भी संपर्क लेयर स्किल को सक्रिय कर देगा, इसलिए उसे बस हथियार के सिर को पकड़ने के लिए डेमन की जरूरत थी।
काल ने अपना पहला झटका मारा जिसे डेमन ने आसानी से चकमा दे दिया। फिर उसने मॉल के हाफ्ट को लात मारी, उसकी दिशा बदल दी और उसे लक्ष्य की ओर भेज दिया। दानव ने धीमी गति से चलने वाले हथियार को अपने हाथ पर काले अवरोध के साथ पकड़ा और हंसा। बाधा तब टूट गई जब आग की लपटें मोल से बाहर निकलीं, हाथ जलकर राख हो गया, लगभग हड्डी तक जल गया। वह क्रोध में चिल्लाया और पीछे हट गया। हाथ लटक रहा था लेकिन धीरे धीरे ठीक हो रहा था। दानव धीमा हो रहा था लेकिन काल को उस पर भरोसा नहीं था। उसकी आंखों में बुद्धिमत्ता थी, वह एक जाल बिछा सकता था, अचानक पलटवार की तलाश में। गोलेम ने फिर से उसके पीछे चक्कर लगाया, लक्ष्य को एक साथ 3 दिशाओं को देखने के लिए मजबूर किया। फिर उन्होंने सभी ने एक साथ हमला किया। इस बार उसने अपने 3 ब्लेड निकाले ताकि उसे अपने हाथों से काल के हथियार को रोकना न पड़े, लेकिन काल ने हमले को रोक दिया और इसके बजाय एक कास्ट चेन लाइटनिंग के साथ उसके चेहरे पर मारा। इस बदलाव ने राक्षस को इतना चौंका दिया कि उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया, जिससे उसका ब्लॉक गोलेम के हमलों के एक दौर से चूक गया। इस ध्यान भटकाने की वजह से उसे एक और हाथ गंवाना पड़ा, साथ ही उसके गले पर एक गहरा घाव भी हो गया। अब उसके दोनों नए घावों से खून बह रहा था और जब वह गोलेम से बचने के लिए मुड़ा तो दानव थोड़ा लड़खड़ा गया। इससे उसकी पीठ काल की तरफ हो गई, जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी पर मुक्का मारा, जिससे उसकी पीठ पर एक गहरा जला हुआ गड्ढा बन गया और दानव गतिहीन अंगों के ढेर में गिर गया। जैसा कि राय ने उन्हें प्रशिक्षित किया था, गोलेम ने दानव के सिर को हटा दिया, जो परिदृश्य समाप्त होते ही तुरंत गायब हो गया, जिससे काल फिर से एक खाली मैदान में खड़ा रह गया। अध्याय 380 चरण 2। पहला एडवांसमेंट ट्रायल। चरण 1 पूरा। चरण 2 10 सेकंड में शुरू होता है। गंभीरता से। काल ने अधिसूचना देखते ही बड़बड़ाया, लेकिन अधिसूचना गंभीर लग रही थी क्योंकि उनके आसपास की दुनिया बदल रही थी, एक बड़ी गुफा में बदल रही थी, उसी तरह की गुफा में जहां डार्क एल्वेन सिटी स्थित थी, सिवाय इसके कि यह चमकते हरे रंग के तालाबों से भरी हुई थी, जिसके बारे में काल केवल अनुमान लगा सकता था कि वह जहरीला गू था। ये जगह मज़ेदार नहीं लगती, हरा होने के बावजूद भी यह बेहतर नहीं लगती, थोर ने नोट किया। पहले तो यहाँ कोई विरोधी नहीं दिख रहा था, वे बस एक जहरीले क्षेत्र में खड़े थे। फिर राक्षस दिखाई देने लगे, चमकते तालाबों से बाहर निकलते हुए, जहरीले कीचड़ से ढके ज़ॉम्बी की एक लहर। हॉक ने तुरंत उन पर आग के गोले बरसाना शुरू कर दिया, जबकि रैमी ने उन्हें जमने की उम्मीद में एक बर्फीला तूफान लाया ताकि वे आगे बढ़ना बंद कर दें। एक पल के लिए ऐसा लगा कि यह काम करने वाला था और ज़ॉम्बी रुक गए, इससे पहले कि सबसे बड़े पोखर के बीच में एक नया बॉस दिखाई दिया और उसने जादू करना शुरू कर दिया, जिससे नीचे गिरे हुए ज़ॉम्बी फिर से जीवित हो गए और उनमें से और भी लोगों को बुलाया। बॉस इतना प्रभावशाली नहीं लग रहा था, बस एक काली पोशाक में कीचड़ से ढकी ज़ॉम्बी महिला थी, लेकिन चमकती हुई काली आंखें खाली नहीं थीं और समूह में हर कोई उसके जादू की शक्ति को महसूस कर सकता था। वे पूल एक समस्या होंगे। राय, क्या आप बॉस से निपटने के लिए गोलेम भेज सकते हैं? या तो इसे मार दें या इसे खुले में ले जाएं जहां हम इससे ठीक से लड़ सकें। काल ने निर्देश दिया। बर्फ ज़ॉम्बी को नहीं मारती थी, वे बस थोड़ी देर के लिए जम जाते थे और फिर से चलना शुरू कर देते थे। उन्हें आग लगाना बहुत अधिक प्रभावी था, चाहे वह आग हो या बिजली जो उन्हें जलाती हो। काल ने देखा कि एक बार उनका सिर नष्ट हो जाने पर वे मर जाएंगे, ठीक उससे पहले जब राय ज़ॉम्बी शिकार की रणनीति लेकर आए। उनके सिर के आधे आकार के छोटे पत्थरों को फायर करने से खोपड़ी खरबूजे की तरह फट गई और एक ही शॉट में ज़ॉम्बी को मजबूती से मार दिया। वे कमज़ोर थे, लेकिन ऐसा लगने लगा था कि वे अंतहीन हैं और वे बस पूल से बाहर आते रहे क्योंकि पुराने शरीर गायब हो गए। गोलेम अपने अग्रपादों के साथ आगे बढ़ते हुए बॉस के पास पहुंचे, लेकिन प्राणी बस एक पूल में गोता लगाता है और दूसरे से प्रकट होता है। एक पल के लिए गोलेम भ्रमित हो गए, फिर उन्होंने बॉस का पीछा करना शुरू कर दिया, लगातार उसका शिकार करते रहे क्योंकि वह भागता रहा। कुछ समय के लिए ज़ॉम्बी को मारने का खेल व्यर्थ लग रहा था, फिर गोलेम के अंगों में से एक ने ज़ॉम्बी रानी की पोशाक को पकड़ लिया और उसे पूल से दूर फेंक दिया। घबराहट तुरंत हुई क्योंकि ज़ॉम्बी सेना गोलेम पर दौड़ने के लिए मुड़ी और ज़ॉम्बी रानी ने इसे दूसरे पूल में जाने की कोशिश की। रेक शैडो स्टेप करीब आया और बॉस को पत्थर की एक गोलाकार दीवार से घेर लिया, फिर ऊपर से एक बोल्डर से बार बार सामग्री को कुचल दिया। अच्छा, ये थोड़ा गड़बड़ है, रैमी ने नोट किया जब उसे एहसास हुआ कि स्पाइडर वास्तव में ज़ॉम्बी रानी को कुचल रहा था। हॉक, बस सुनिश्चित करने के लिए अवशेषों में आग लगाओ, काल ने जोड़ा। जब हॉक ने अवशेषों को जलाया तो ट्यूब नरक में समा गई और लाशों ने अपना मार्गदर्शक बल खो दिया, एक लड़खड़ाती हुई भीड़ में वापस आ गई जो किसी भी चीज़ का बचाव करने की तुलना में काल के अंत में जीवित चीज़ों में अधिक रुचि रखती थी। पहला उन्नति परीक्षण चरण 2 पूरा हुआ। काल ने राहत की सांस ली क्योंकि उसे एहसास हुआ कि इस उदाहरण ने वास्तव में उसकी टीम का पक्ष लिया था। अगर वह एक योद्धा होता जिसे जहरीले कीचड़ के माध्यम से बॉस का पीछा करना पड़ता, या एक जादूगर जिसे लाशों को चकमा देना पड़ता, तो यह एक बुरा सपना होता। लेकिन जब गोलेम बॉस का शिकार कर रहे थे, तब ज़ॉम्बी को नियंत्रित करने में सक्षम होने के कारण यह अपेक्षाकृत दर्द रहित अनुभव था।
कुछ समय तक घटना नहीं बदली और काल बस इंतजार करता रहा। मुकाबलों के बीच ठीक होने के लिए थोड़ा समय मिलना ट्रायल के लिए उचित बात लगती थी, लेकिन इससे उसे ज़्यादा समय मिलने की संभावना नहीं थी। इस बार 5 मिनट का समय मिला और फिर काल ने खुद को रेत के फर्श वाले कोलिजियम में खड़ा पाया। इस बार वह अकेला नहीं था, उसकी टीम के बाकी सदस्य उसके साथ खड़े थे, जिसमें 5 स्पेशल फोर्स नाइट्स भी शामिल थे। बस वे सभी पारदर्शी थे, जैसे कि वे वही पुतले थे जिन्हें उसने ट्रायल की शुरुआत में देखा था। 2 मिनट बाद टेसा का प्लेस होल्डर ठोस हो गया, फिर काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया और हरे रंग के खून से ढक गया। फिर एक सुनहरी रोशनी चमकी और वह हिलने लगा। ड्रैगन, अब हमें क्या करना होगा? उसने बुदबुदाया। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन ये देखकर अच्छा लगा कि तुमने इसे पूरा कर लिया, काल ने जवाब दिया। ओह, क्या ये वाकई तुम हो? तुम यहाँ पहले क्यों आए हो? काल ने कंधे उचका दिए। मुझे लगता है कि मैंने पहले 2 ट्रायल सबसे तेजी से पूरे किए। तुम्हें क्या मिला? एक विशाल काले कंकाल वाला शूरवीर और ऑक्स का झुंड। मैंने चांदी की छाती में से एक को चुना। तुमने क्या चुना? मुझे लगता है तुम सोने की छाती को तब तक बंद करती रही जब तक तुम्हें अपनी पसंद का कौशल नहीं मिल गया, उसने जवाब दिया। इनामों का एक नया सेट पाने के लिए उन्हें बंद करना एक विकल्प था। मैंने बैंगनी रंग की छाती को चुना। टेसा ने अपनी आंखें घुमाईं। क्या तुम्हें याद नहीं कि हम पिछले परीक्षणों में किस तरह से शामिल हुए थे? सबसे आसान विकल्प चुनना सबसे सुरक्षित तरीका है, लेकिन तुम्हें ये कैसे नहीं सूझा कि तुम चेस्ट बंद कर सकते हो? मैंने जो पहला छुआ वह बैंगनी रंग का था और उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं एपिक ट्रायल शुरू करना चाहती हूँ। टेसा ने सिर हिलाया। यह एक टियर 3 ट्रायल रहा होगा, जिसमें पुरस्कारों का एक यादृच्छिक सेट था। बेशक तुम उस बॉक्स को छूने की इच्छा का विरोध नहीं कर सकते थे, जिसे संभालना स्पष्ट रूप से सुरक्षित नहीं था। एक के बाद एक दूसरे लोग आए, उनमें से कोई भी बहुत बुरी तरह से घायल नहीं दिख रहा था, और दाना के मामले में उसके पास रिफ्रेशिंग लाइटनिंग अभी भी सक्रिय थी। केवल एक ही गायब था, लॉर्ड्स, और काल को आश्चर्य होने लगा कि क्या छोटी प्रकृति पुजारी को कुछ हुआ है। आधे घंटे तक वे इंतजार करते रहे, उसके होलोग्राम में कोई बदलाव नहीं हुआ। फिर यह अचानक बदल गया और एक चौंका हुआ लॉर्ड्स उनके सामने था, जो जमीन पर क्रॉस लेग बैठा था। ओह, हे दोस्तों, क्या चल रहा है? उसने पूछा। हम तुम्हारे ट्रायल खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, काल ने उसे याद दिलाया। ट्रायल? ओह, वे पहले से ही शुरू हो रहे हैं। मैं बॉक्स के साथ खेल रहा था। क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम ढक्कन बंद कर दोगे तो अंदर की चीज़ें बदल जाती हैं? टेसा ने कुछ सेकंड तक उसे घूरा, फिर कोई बोला। क्या तुम कह रही हो कि तुम पिछले 1 घंटे से बॉक्स के साथ खेल रही हो और तुमने पहले ट्रायल कभी नहीं किए? युद्ध पादरी ने अपने आजीवन दोस्त से पूछा। लॉर्ड्स ने बस कंधे उचका दिए। ठीक है, ऐसा करने का एक तरीका है। मुझे लगता है कि एक समय सीमा है, लेकिन हम में से बाकी लोग ट्रायल नंबर 3 पर हैं, टेसा ने समझाया। ओह, माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि यह एक समूह की बात है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? क्या ये कोई ग्लैडिएटर टूर्नामेंट है? काल ने कंधे उचका दिए। ऐसा लगता है, लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता। जब तक हम सभी के आने का इंतजार कर रहे थे तब तक कुछ नहीं हो रहा था। जब तक हम सभी ने अपने परीक्षण पूरे नहीं कर लिए तब तक बस पारदर्शी पुतले ही हमारी जगह पर खड़े थे। टीम ट्रायल 3-10 सेकंड में शुरू होगा। अधूरे परीक्षणों के लिए संशोधित कठिनाई बढ़ाई गई। महाकाव्य कठिनाई चुनी गई।